हे गाइस, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए इजी नहीं था। लेकिन जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो आपको एंड तक देखने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, जैसे ही हमारे 10 मेंबर्स कंप्लीट होंगे, मैं मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी, और वो भी काफी फ्रीक्वेंटली। तो फिर सोचना क्या है, अगर अभी तक मेंबर नहीं बने हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो चलिए बिना किसी डिले के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एस्टेल पॉन लेस्टन, लेस्टन ड्यूक की बेटी, राष्ट्रीय एम्पायर की डीथ्रोन्ड एम्प्रेस, एक बदनसीब लड़की जिसका रिकॉर्ड है हिस्ट्री का सबसे छोटा रेन। सिर्फ एक रात क्राउन प्रिंस के साथ अपनी पहली रात गुजरते ही खौफनाक खबर आ गई। हिज मेजेस्टी दी एम्परर गुजर चुके थे। तो चलो एस्टेल, डिवोर्स कर लेते हैं। ये शादी मेरे फादर की विश थी और अब वो नहीं रहे। मैं एक पल के लिए भी तुम्हारा पति बनना नहीं चाहता। वैसे भी तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तभी बाहर से दरवाजे पर नॉक हुआ। नॉक नॉक, योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस। फ्यूनरल की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। क्राउन प्रिंस ने मुड़कर कहा, आई नो। फिर उसने ठंडी नजरों से एस्टेल को देखा और दोबारा पूछा, आंसर मी। ये सुनते ही ड्यूक लेस्टन ने गुस्से में टेबल पर किताब पटक दी। उसकी हिम्मत कैसे हुई शादी के अगले दिन ही क्राउन प्रिंसेस को छोड़ देने की? क्या सालों तक उसकी काइंडनेस और जेंटलनेस सिर्फ एक एक्ट थी? तुमसे डिवोर्स का मतलब है वो पूरे इंपीरियल पैलेस को पर्ज करना चाहता है, रॉयल फैमिली की पावर स्ट्रॉन्ग करना और हम जैसे एरिस्टोक्रेट्स को सप्रेस करना। लेकिन रॉयल फैमिली से डिवोर्स इतना आसान भी नहीं। जब तक तुम डिवोर्स के लिए अग्री नहीं करती। एस्टेल ने धीरे से सर घुमाया और कहा, मुझे नहीं चाहिए। ड्यूक लेस्टन शॉक में जम गया। क्या? उसने आगे कहा, मैं डिवोर्स करूंगी। ड्यूक लेस्टन के होठों पर हल्की सी हंसी आ गई। हाँ, तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा भी है। लेट एम्परर मर चुके हैं, अब काइजन एम्परर बनेगा और तुम एम्प्रेस। अगर तुम इस मौके को ठुकराना चाहती हो तो इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। लेस्टन फैमिली को ऐसी बेटी की जरूरत नहीं जो एम्प्रेस ना हो। ये सुनकर एस्टेल ने दर्द के साथ आंखें बंद की और कहा, मैं समझ गई। मैं डिवोर्स करूंगी और इस घर को छोड़ दूंगी। उसके बाद उसने अपना सामान पैक किया, उदासी से अपने आसपास देखती हुई। बोझिल नजरों से उसने सोचा, 10 साल मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खुद को खत्म कर दिया। ब्लू मून, एम्प्रेसेस का रॉयल ट्रेजर जो जनरेशन से चला आ रहा है। वो नेकलेस जो तुमने मुझे मेरी 10th बर्थडे पर दी थी। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए थी। एक पल का भी रेस्ट नहीं लिया। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, मिलिट्री अफेयर्स और आर्ट्स एंड लिटरेचर सब मास्टर किया। पैलेस एटिकेट मेरे बॉडी को याद हो चुकी थी। 10 साल की सैक्रिफाइस सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम मुझे देखो। मैंने पूरी कोशिश की। मुझे कभी लगा नहीं था कि एंड ऐसा होगा। फिर भी वो आदमी जो मेरी जिंदगी की सिर्फ वजह था, तुम्हारे लिए। वो आदमी जो सिर्फ एक दिन के लिए मेरा हस्बैंड बना। एस्टेल ने नेकलेस उतारा और वहीं छोड़ दिया, उसके शब्दों को याद करते हुए। हाँ ठीक है, मैंने भी तुमसे कभी प्यार नहीं किया जैसे तुम चाहते थे। मैंने झूठ बोला और चली गई। मुझे इस डिसीजन का कोई रिग्रेट नहीं होगा, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर ने कहा, लगता है आप प्रेग्नेंट हैं। 6 साल बाद एक बुजुर्ग ने आवाज लगाई, यंग मदर, आज हम शॉप जल्दी बंद कर रहे हैं, आप घर चली जाओ। हाँ, बस ये सफाई कंप्लीट कर लेती हूँ। बेकरी में काम करना मुश्किल है ना, पर जब से आप आई हैं शॉप काफी बिजी हो गई है। दूर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, मम्मा मम्मा देखो, तुम्हें मना किया था ना भागने से, वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। मैंने सुना रॉयल नाइट्स गाँव में आए हैं, बहुत कूल आर्मर पहने हुए हैं। ये सुनते ही एस्टेल का चेहरा उतर गया। वो तुरंत मुड़कर भागी। वो औरत पीछे से बोली, यंग मदर। एस्टेल घबरा गई, इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया मुझे लगा था मैं काफी दूर आ गई हूँ। वो घर पहुंची और दरवाजा जोर से खोला। रियर, माँ की आवाज सुनकर रियर उठ बैठा, आंखें मलते हुए। मम्मी, उसकी ब्लिंक करती लाल आंखें बिल्कुल काइजन जैसी थीं। एस्टेल ने उन्हें देखा और सोचा, मैं जानती हूँ, मैं उसे हमेशा छुपा नहीं सकती। तभी बाहर से तेज आवाज आई, क्या यहाँ कोई है? वो जल्दी से अपने बेटे के पास गई। रियर, याद है मैंने पहले क्या बताया था? हाँ, वो प्ले राइट मम्मा, हाँ वही, यहाँ आओ। कमरे के अंदर टेंशन बढ़ रही थी। सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आ रही थी। एस्टेल ने रियर की आंखों में नीले लिक्विड की एक बूंद डाली, दिल में दुआ करती हुई, प्लीज बस थोड़ा टाइम मिल जाए। जैसे ही बूंद गिरी, दरवाजा जोर से खुल गया। एक सोल्जर अंदर आया और बोला, लेडी एस्टेल, हिज मेजेस्टी दी एम्परर आपको बुला रहे हैं। रियर की आंखें अब नीली हो चुकी थीं। एस्टेल ने उसका हाथ पकड़ा और उनके साथ चल दी। उसे कांपते देखकर उसका दिल भर आया। उसने उसे उठा लिया। इधर आओ रियर। उसकी नजर भारी थी जब उसने उस जगह की तरफ देखा जहां एम्परर था। जल्द ही दोनों को काइजन के सामने ले जाया गया। मैं उसे ले आया हूँ। काइजन रोरिंग फायरप्लेस के सामने चुपचाप खड़ा था। फिर वो मुड़ा और बोला, 6 साल हो गए एस्टेल। उसकी पूरी बॉडी जम सी गई जब उसने फिर से उस आदमी की आवाज सुनी जिससे वो कभी प्यार करती थी। काइजन, राष्ट्रीय एम्पायर का एम्परर, और वही आदमी जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी जी। उसके होंठ कसकर बंद हो गए। फिर उसने झुककर सलाम किया। मैं गर्व महसूस करती हूँ हिज मेजेस्टी के दर्शन करके, एम्पायर के स्वामी। मुझे लगा था इस आदमी के लिए मेरी सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं। काइजन पास आया और पूछा, तुम यूं भागती क्यों रही? क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें पकड़कर मार दूंगा? रियर के छोटे हाथ उसकी स्कर्ट को जोर से पकड़ने लगे। वो चौंक गई। वो तुरंत झुककर रियर को गले लगाने लगी। डरा हुआ होने के बावजूद रियर ने फिर भी काइजन के गुस्से भरे चेहरे को देखने की कोशिश की।
रुको, ये बच्चा कौन है? काइजिन जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस मोमेंट के लिए मैंने हजारों बार इमेजिन किया और स्क्रिप्ट तैयार की। 6 साल पहले तख्त संभालते ही काइजिन ने इंपीरियल पैलेस में जमे हुए करप्ट एरिस्टोक्रेट्स को खत्म करना शुरू कर दिया। नॉर्थ का एक बड़ा लॉर्ड सब कुछ खो देने के डर से रिबेलियन भड़का बैठा, और उसकी कीमत थी उसके पूरे खानदान का विनाश। उस रिबेलियन के फेल होते ही एम्पायर 2 फैक्शंस में बंट गया। एक तरफ एम्परर और उसके नए अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, और दूसरी तरफ बड़े नोबल्स का एरिस्टोक्रेटिक फैक्शन। नेचुरली एस्टल के पिता ड्यूक लेस्टन एरिस्टोक्रेटिक फैक्शन के लीडर बन गए। फियर्स 6 साल की जंग के बाद ज्यादातर नोबल्स मिटा दिए गए, लेकिन सिचुएशन अब भी काफी कियोटिक थी। सबसे बड़ी बात, एस्टल का फादर अभी जिंदा था। जिस पल से एस्टल को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब से अब तक उसका सिर्फ एक ही डर था। अगर बच्चे का एग्जिस्टेंस सामने आ गया तो वो इस वॉर का एक टूल बन जाएगा। पावर के दीवाने लोग उसे छीन लेंगे। इसलिए उसने अकेले ही डर झेला और अपनी पूरी ताकत से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया। पर मुझे इस बच्चे को जितना हो सके छुपाना होगा, अगर मुमकिन हो तो उसकी पूरी जिंदगी के लिए। उसने जवाब दिया, ये बच्चा है मेरा नेफ्यू। काइजिन की आंखें बच्चे पर टिक गईं। क्या हाउस लेस्टन का एल्डेस्ट सन अनमैरिड नहीं है? वो मेरा रियल भाई नहीं है, वो मेरा कजिन जिकमुंड है। इसलिए ये लड़का मेरे मौसी के बेटे का बेटा है। काइजिन ने मन ही मन सोचा, अगर जिकमुंड है तो वो कैलन फैमिली का सिर्फ एक ही बेटा होगा। वो नॉर्डर्न सिविल वॉर में आधा साल पहले मारा गया, इसलिए उन्होंने उसके मेट के साथ हुए इललेजिटिमेट बच्चे को एयर माना। मुझे याद है एस्टल के मैटरनल ग्रैंडफादर मार्किस कैलन ने खुद बर्थ सर्टिफिकेट और ब्लड लाइन टेस्ट के रिजल्ट्स भेजे थे। तो तुम कहना चाहती हो ये बच्चा तुम्हारी मैटरनल फैमिली का एयर है? लेकिन ये तुम्हारे जैसा या तुम्हारी मदर साइड के किसी जैसे नहीं लगता। ना सिर्फ रिजेम्बलेंस नहीं है, बल्कि अचानक उसकी नज़र रुक गई। एस्टल ने गहरी सांस ली और कहा, प्लीज़ अपनी बात पूरी कीजिए योर मैजेस्टी। उसे याद आए वो आई ड्रॉप्स जो उसने पहले यूज़ किए थे। रॉयल ब्लड लाइन बहुत स्पेशल होती है, तो इस आई कलर को देखकर भी क्या आपको डाउट होगा? प्रेग्नेंट होने का पता चलते ही मैं फार नॉर्थ में अपनी मैटरनल फैमिली के पास चली गई। वहाँ मेरे ग्रैंडफादर का घर बहुत सिंपल था, एक भी सर्वेंट नहीं, इसलिए वो जगह छुपने और सीक्रेट रखने के लिए परफेक्ट थी। साथ ही मेरे ग्रैंडफादर ने रियर की आइडेंटिटी डिस्गाइज करने में मेरी मदद की, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। रियर की आइडेंटिटी छुपाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी ब्लेजिंग रेड आइज। वो रॉयल फैमिली का प्रूफ थीं। रॉयल ब्लड लाइन के बच्चे की आंखें जन्म से ही ऐसी होती हैं। इसलिए ईस्टर्न फॉरेस्ट में उस यंग फार्मासिस्ट से मिलना शायद किस्मत थी। वही लड़की जिसने मुझे बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो ऐसे नॉवल मेडिसिन्स बनाती थी जो राष्ट्रीय एम्पायर के लोगों के लिए बिल्कुल अजीब थीं, ऐसी जगह पर जहाँ अर्ब्स भी यूज़ नहीं होते। उसी ने मेरी मदद की एक ऐसी मेडिसिन बनाने में जो आई कलर चेंज कर सकती है। एस्टल ने रियर की छोटी उंगली को जोर से पकड़ा। सिग्नल समझकर रियर मुड़कर बोला, आंट एस्टल। रियर का उसे आंट कहना सुनकर काइजिन थोड़ा कन्विंस हो गया। एस्टल झुककर उसके बाल प्यार से सहलाने लगी। मैं यहीं हूँ रियर, सब ठीक है, डरो मत। छोटी उंगली दबाना, ये हमारा सिग्नल था प्ले शुरू करने का, ताकि ज़रूरत पड़ने पर रियर मुझे आंट कहे। हमारा प्रैक्टिस हज़ारों बार हुआ। मैंने जो भी मुमकिन था सब किया। आखिरकार क्या वो धोखा खा गया? काइजिन ने पूछा, तुम अपने मैटरनल फैमिली के बच्चे के साथ क्यों रह रही हो? जैसे आप जानते ही हैं, मेरे ग्रैंडफादर के पास बस मैं और ये बच्चा ही बचे हैं। हमें गुजारा करना मुश्किल होता है और कोई सर्वेंट भी नहीं, इसलिए मैं इस बच्चे को अकेला अपने बुजुर्ग ग्रैंडफादर के साथ नहीं छोड़ सकती। काइजिन बोला, काफी हिम्मती आदमी है ना? उसने कहा वो टॉर्चर से मर जाएगा पर कभी नहीं बताएगा कि उसकी ग्रैंडडॉटर कहाँ है। ये सुनते ही एस्टल घबराकर बोली, आपने मेरे ग्रैंडफादर के साथ क्या किया? वो बिल्कुल सेफ है, तो टेंशन मत लो। मार्किस डेंस सिटी में है। तुम और तुम्हारे ग्रैंडफादर का अलग अलग भागकर निकलना मुझे पागल कर रहा था, लेकिन मैं एक फॉर्मर वॉर हीरो का अपमान नहीं कर सकता था। एस्टल ने मन में सोचा, अगर डेंस सिटी है तो ये यहाँ और कैपिटल के बीच में पड़ता है। काइजिन की नज़र रियर पर पड़ी। फिर उसने कहा, अब तुम और मैं अकेले बात करते हैं। एस्टल घबरा गई।
काइजिन का रियर पर डाउट कम हो गया है। अगर ऐसा है तो वो हमें अलग कर देगा। तुरंत एक सोल्जर आगे आया। एस्टल ने झुककर रियर को तसल्ली दी। गुड बॉय हमारा रियर, थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट रूम में आंटी का वेट करोगे, ओके? रियर की आंसुओं भरी आंखें चमक उठीं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, यस आंट एस्टल। उसके बाद रियर सोल्जर के साथ चला गया। दरवाज़ा बंद होने तक एस्टल की नज़र उसी पर टिकी रही। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। काइजिन चुपचाप एस्टल के हाथों को देख रहा था, जो ठंड से कांप रहे थे। आराम से चाय डालते हुए उसने कहा, मई का स्टार्ट हो चुका है। ईस्ट थोड़ा ठंडा लगता है ना? चाय के कप को देखकर एस्टल ने सोचा, ये वही टी है जो मुझे इंपीरियल पैलेस में बहुत पसंद थी। क्या उसे अभी भी याद है? नहीं, कैसे हो सकता है? काइजिन बोला, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं एम्प्रेस डावेजर की वजह से, मतलब मेरी ग्रैंडमदर की वजह से। एम्प्रेस डावेजर? मैंने सुना वो गुजर गई हैं। आप बहुत दुखी होंगे। बचपन से ही काइजिन ने अपनी माँ खो दी और अपनी ग्रैंडमदर की गोद में बड़ा हुआ। वो मेलन डची की वारिस थी, साउथ का एक बहुत बड़ा एरिया। रॉयल फैमिली के लिए वो ज़मीन वापस पाने के लिए मेरे ग्रैंडफादर ने उन्हें ज़बरदस्ती एम्प्रेस बनाया। तरीका गलत था, लेकिन अगर वो मना भी करती तो भी वो ज़मीन रॉयल फैमिली की हो जाती। मरने से पहले उन्होंने एक विल छोड़ी। उसका कंटेंट मुझे काफ़ी अजीब लगा। अजीब? हाँ, अजीब। विल के मुताबिक साउथ टेरिटरी से जुड़ी कोई भी बात जब तक फॉर्मर एम्प्रेस एस्टल लेस्टन की परमिशन ना हो, नल एंड वॉइड होगी। यही उनकी लास्ट विल थी। एस्टल अचानक खड़ी हो गई। क्यों? क्या ये हो सकता है? काइजिन के चेहरे का अंधेरा देखकर उसने मुश्किल से थूक निगला, वापस बैठ गई और पूछा, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? कैपिटल वापस चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे लिए एक फीफ और रेजिडेंस अरेंज कर दिया है। साउथ टेरिटरी रॉयल फैमिली को ट्रांसफर करो। मुझे नहीं चाहिए। टेबल पर टैप कर रही काइजिन की उंगली रुक गई। तुम नहीं चाहती हो? तुम्हें पता है ये जमीन कितनी इंपॉर्टेंट है? उसका चेहरा सख्त हो गया। मुझे सब पता है। इस वक्त जब एरिस्टोक्रेटिक फोर्सेस मौका देखकर बैठे हैं, वो साउथ के पूरे एरिया को कंट्रोल करने वाली इस ग्रेट डोमेन से जुड़ी बात को बड़ा इशू बनाना नहीं चाहता। एस्टल ने जवाब दिया, ये नहीं है कि मैं ट्रांसफर नहीं करूंगी, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। काइजन रुककर बोला, बताओ। फर्स्ट, फीफ की जगह मेरे ग्रैंडफादर का पेंशन वापस रिस्टोर किया जाए। सेकंड, विल की सेटलमेंट के बारे में मुझे और मेरी फैमिली को ईस्ट वापस जाने दिया जाए। उसने उंगलियां फोरहेड पर रख लीं। क्यों? कुछ पेंशन कॉइन्स पर बुरा हाल होने से अच्छा कैपिटल में पोजीशन रखना बेहतर नहीं होगा? मेरी ग्रैंडमदर तुमसे बहुत प्यार करती थीं। जब तुम इंपीरियल पैलेस छोड़कर गई थीं, वो सबसे ज्यादा दुखी हुई थीं। इसीलिए उन्होंने अपनी विल में वो कंडीशन लिखी। फिर भी तुम उनकी गुडविल इग्नोर करोगी? बात वो नहीं है। फिर क्या है? योर मैजेस्टी, मैं एम्पायर की इकलौती डचेस हूं, और वो एम्प्रेस भी जो सिर्फ एक दिन तक राज कर पाई, और ऊपर से अपनी ही फैमिली से डिसोन हो चुकी हूं। अगर मैं कैपिटल लौट आई तो कितनी अफवाहें फैलेंगी। मैं इन सब से थक चुकी हूं। मैं और हम बस शांति से जीना चाहते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, कैपिटल बहुत डेंजरस है। बहुत से लोग रियर के ओरिजिन्स पर नजर रखेंगे, और हम तीन, मैं, रियर और ग्रैंडफादर, उनके पेंशन पर आराम से शांति से जी सकते हैं। सच कहूं तो मैं एम्परर के थ्रू कैलेनबुक फैमिली का फीफ वापस लेना भी चाहती हूं, लेकिन ज्यादा मांग कॉन्फ्लिक्ट ला देगी। ये काफी है। मेरे ग्रैंडफादर का पेंशन सिर्फ इसलिए रिवोक हुआ था क्योंकि वो इस नॉर्डर्न लॉर्ड के रिश्तेदार थे जिसने रिबेलियन शुरू किया था। क्या ये हो सकता है कि तुम अभी भी? ठीक है, मैं तुम्हारी कंडीशंस एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। जब तक ये सब खत्म न हो जाए, चाहे कुछ भी हो, तुम भागोगी नहीं। मैं समझ गई, मैं नहीं भागूंगी। उसके लाल पड़ चुके हाथों को देखकर काइजन ने अपनी मुट्ठी कस ली। बाद में कैरेज के अंदर एस्टल एक छोटी सी वायल को पकड़े हुए सोच में डूबी थी। आई कलर चेंज करने वाली मेडिसिन, इसकी रिसर्च फीस भरने के लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। खुद पर कई बार टेस्ट करने के बाद भी मैं इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली ड्रॉबैक को इम्प्रूव नहीं कर पाई। मैक्सिमम इफेक्ट सिर्फ क्वार्टर ऑफ अ डे का है, जो कैपिटल पहुंचने के लिए काफ़ी होना चाहिए। जब तक ये खत्म ना हो जाए, मुझे एक नया रिजर्व सप्लाई बनाना ही होगा। फार्मासिस्ट ग्रेटल के साथ क्लोज होने के बाद मैं हर्बल रेमेडीज बनाना सीख गई हूँ। सिर्फ ये नहीं, और भी। तभी बाहर से आवाज आई, माय लेडी, हम मेलन कैसल पहुंच गए हैं, कृपया उतरिए, मैं आपका लगेज उठा लेता हूँ। आह, थैंक यू। उसने नजर डाली और सोचा, ओह, ये यूनिफॉर्म।
क्या ये गार्ड का नया कमांडिंग ऑफिसर है? उसने ऊपर देखा और हैरानी से कहा, सर लिंडन? क्या आप ही हैं सर लिंडन? तुम अभी भी मुझे याद करती हो? मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप बहुत लंबे समय से हिज मैजेस्टी के साथ रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए। लिंडन ने मन ही मन सोचा, कैपिटल। तब मैं सिर्फ एक नेमलेस लो रैंकिंग नाइट था। तुम्हारी यादों में होना मेरे लिए ऑनर की बात है। तभी काइजन अचानक आ गया, उनके मिलने को बीच में काटते हुए। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कम बातें, अंदर चलो। लिंडन ने जल्दी से कहा, आह यस योर मैजेस्टी। वो आगे बढ़ा, लेकिन पीछे मुड़कर एस्टल को देखना नहीं भूला। उसी समय बड़े दरवाजे खुले और एक लड़की अंदर से दौड़ती हुई आई। योर मैजेस्टी, आखिर आप आ गए। अगले ही पल उसने काइजन को गले लगा लिया। उसका हाथ काइजन के बाजू को जोर से पकड़े हुए था और उसकी नजर एस्टल पर गई। ओ माय, और ये कौन हो सकती हैं? इस सवाल से एस्टल थोड़ी चौंक गई। माहौल ऑकवर्ड हो गया। कुछ पल के लिए एस्टल स्टन रही, फिर हल्की सी स्मर्क के साथ बोली, तो ये लेडी मैरियन है। मार्कस क्रूजन कैसे हैं आजकल? लड़की जम गई। आप मेरे फादर को जानती हैं? ऑफ कोर्स, हम कम से कम एक बार मिले हैं। एस्टल ने मन में सोचा, शायद इसकी डेब्यूटांस बॉल पर। उस वक्त मार्कस क्रूजन लोगों से मिलते फिरते थे, पर कोई उनका चेहरा याद नहीं रखता था। अब सुना है वो एम्परर्स फैक्शन का पिलर बन गए हैं। दूर से कोई भागता हुआ आया और बोला, लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ योर मैजेस्टी, और आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी एस्टल। मैं एम्परर का सेक्रेटरी हूँ, काउंट क्लॉड बेलियन। हेलो काउंट। एस्टल का नाम सुनते ही मैरियन ने भौहें चढ़ा लीं। एस्टल? कहीं आप वही एस्टल तो नहीं जिसे एक दिन बाद ही निकाल दिया गया था? जैसे ही माहौल सबसे ज्यादा टेंस हुआ, रियर आगे आकर झुककर बोला, ग्रीटिंग्स काउंट, ग्रीटिंग्स लेडी। रियर की क्यूटनेस ने टेंशन तोड़ दी। एस्टल ने थोड़ी शर्मिंदा सी मुस्कान के साथ कहा, माफी चाहती हूँ, शायद वो अपने ग्रैंडफादर से सीखी एटिकेट ट्राई करना चाहता है। बिल्कुल नहीं, यंग मास्टर बहुत वेल मैनर्ड है ना? काइजन भी आगे बढ़ा और बोला, बेलियन। बेलियन समझ गया और खुशी से बोला, लेडी एस्टल इस तरफ। अगर इजाजत हो तो मैं पर्सनली आपको एस्कॉर्ट करना चाहूंगा। जी थैंक यू। चलो रियर। जी फिर मिलेंगे लेडी। मैरियन ने घिन भरी नजर से मुंह फेर ली। रियर ने धीरे से एस्टल से कहा, वो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगती है ना मॉम? उनके पीछे काइजन चुपचाप एस्टल के कदमों को देख रहा था। मैरियन ने मुड़कर आवाज लगाई, योर मैजेस्टी। लेकिन उसे सिर्फ काइजन की जानलेवा घूरी मिली। फिर वो चला गया, मैरियन को वहीं खड़ा छोड़कर, दांत पीसते हुए। अंदर काउंट क्लॉड बेलियन बोला, मुझे माफ कीजिए, लेडी मैरियन सिचुएशन को पूरी तरह नहीं जानती। मैं ठीक हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्चुअली मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हिज मैजेस्टी जिसे इतना चेरिश करते हैं, उसे अनकंफर्टेबल फील करवाना ठीक नहीं। क्लॉड ने उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखा। आहा, शायद आपने गलत समझा है। उन दोनों का रिलेशन ऐसा नहीं है। ओह, ऐसा है? हाँ, बिल्कुल नहीं। एस्टल ने मन में सोचा, ऐसा क्यों? हाँ, वैसे भी वो काइजन के लिए थोड़ी यंग लगती हैं। क्लॉड ने एक दरवाजा खोला और बोला, ये रूम है लेडी एस्टल। अंदर 3 मेड्स वेट कर रही थीं। कृपया अंदर आइए लेडी एस्टल, कैपिटल पहुंचने तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। मुझे लगा आपको एक डेडिकेटेड हैंडमेड चाहिए होगी, इसलिए मैंने इनका इंतजाम किया। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे, तो प्लीज आराम से रेस्ट कीजिए। रियर की आंखें चमक उठीं। वाओ! एस्टल ने विनम्रता से मना किया, आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा है। कोई बात नहीं, प्लीज बर्डन मत समझिए। फिर भी अगर आपको चिंता है तो क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? जैसे ही रियर गार्डन में चला गया, एस्टल ने सीधा कहा, जब तक हम कैपिटल नहीं पहुंचते, मैं चाहती हूं कि एम्प्रेस डावजर की विल का मैटर सीक्रेट रहे। रीजन पूछ सकता हूं? ऑफ कोर्स। सबसे बड़ी वजह केओस को रोकना है। उनके गुजरने को 3 महीने हो चुके हैं। अगर ये बात फैल गई कि इनहेरिटेंस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, तो एरिस्टोक्रेटिक फैक्शन और एम्परर के बीच के रिलेशन को देखते हुए ये एक इजीली एक्सप्लॉइटेबल इशू बन जाएगा। इससे साउदर्न लॉर्ड्स हिल सकते हैं। नॉर्दर्न रिबेलियन अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर वैसा कुछ दोबारा हो गया तो? ये रिबेलियन की बात कर रहा है। एम्पायर के सबसे शांत और लॉयल साउदर्न रीजन में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पर लोग उन्हें हमेशा बड़ा बना देते हैं। एस्टल ने चुपचाप समझ लिया, ये आदमी मुझे नीचा समझ रहा है। उसने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा, अच्छा, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बात मुझसे जुड़ी है।
काउंट क्लॉड बेलियन का चेहरा फीका पड़ गया जब एस्टल ने उसकी सोच पकड़ ली। क्लॉड जोर से हंसा। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। जैसे ही एम्प्रेस डावोजर की विल पब्लिक होगी, सबकी नज़र नेचुरली मुझ पर आ जाएगी। पब्लिक सिंपैथी के साथ साथ एम्परर की इमेज को भी नुकसान पहुंचेगा। एस्टल ने थोड़ा बेचारा सा एक्सप्रेशन बना लिया। ऐसी सिचुएशन में मैं अपने फादर की लालची फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्लॉड उसकी एक्टिंग देखकर दंग रह गया। इस लेवल पर तो वो सच में एक इंटेलिजेंट और पिटिफुल लेडी लगती है ना? मुझे उन्हें ये महसूस नहीं होने देना कि मैं गार्ड पर हूँ, लेकिन इतनी इजी गोइंग भी नहीं लग सकती कि वो मुझे यूज़ कर लें। क्लॉड बेलियन ने सर खुजाया। गुडनेस, एक इंटेलिजेंट इंसान को डिसीव करना सच में मुश्किल है। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मुझे अपनी शर्म छोड़कर सीधा पूछना पड़ेगा। मैं सिंसियरली नहीं चाहता कि कोई बेकार रिबेलियन हो। जी, एस्टल ने कहा। मैं भी कैपिटल के अफेयर्स में गहरा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, इसलिए जब ये मैटर ख़त्म हो जाएगा मैं तुरंत ईस्ट वापस जाने का प्लान रखती हूँ। थैंक यू, सच में। अब जब कहने लायक सब कह दिया तो मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो बस बता दीजिएगा। मैं समझ गई, थैंक यू। क्लॉड भारी कदमों से चला गया, सोचते हुए। सिर्फ एक दिन में हटाई गई एम्प्रेस होने की वजह से मुझे लगा था वो बस एक सीधी सादी लेडी होगी जो दुनिया नहीं जानती। ड्यूक लेस्टन की बेटी से और क्या उम्मीद हो सकती है। अब मुझे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। एस्टल ने पीछे टेक लगाकर गहरी सांस ली। वो बैठकर रियर की हरकतें देखने लगी। जैसे ही रियर का हाथ एक झाड़ी को छूने वाला था, एस्टल घबराकर दौड़ी। नहीं रिया, तुम इस घास को मत छूना, ये लैगिनिन है। अगर छू लिया तो स्किन पर रैश हो जाएगा और थोड़ी देर तबीयत खराब लगेगी। जी, मैं केयरफुल रहूंगा। इस बार एम्परर का विजिट एक छोटे कैसल में है, इसलिए मैनेजमेंट थोड़ा केयरलेस लग रहा है। रिया ने ऊपर देखकर पूछा। मॉम, वो अंकल एम्परर हैं क्या? उसके थोड़े से शौक में आ जाने पर रिया फिर बोला। वो गुस्से वाले चेहरे वाले अंकल मॉम? हाँ, वो ही हिज मैजेस्टी दी एम्परर हैं। मैंने उनके बारे में पहले बताया था ना? हाँ, इस कंट्री का सबसे हाई स्टेटस वाला इंसान। बिल्कुल। और रिया, तुम मुझे अभी मॉम नहीं बुला सकते। अभी नहीं? रिया का उदास चेहरा देखकर वो हंस पड़ी। जब तक हम घर वापस नहीं पहुंच जाते तब तक एक्टिंग करनी होगी, ठीक है? तुम अच्छा कर लोगे ना? जी। सच में, रिया मेरी सोच से भी अच्छा कर रहा है। इस उम्र में बड़ी बातों को भी मिस्टेक या जोक कहकर छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, कोई सोच भी नहीं सकता कि मैंने काइजन का बच्चा पैदा किया। खुद काइजन भी नहीं, हम सिर्फ एक रात के लिए हस्बैंड वाइफ थे और उस दिन काइजन ने कॉन्ट्रासेप्टिव भी लिया था। मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। उस वक्त मुझे लगा वो मेरा ख्याल रख रहा है। पास्ट में मत जाओ, सोचने से कुछ बदलेगा नहीं। बहुत बाद में मुझे पता चला कि वो मेडिसिन इनइफेक्टिव थी। थक गए हो? मैंने बाथ के लिए पानी तैयार करवा दिया है। चलो अंदर जाकर तुरंत नहा लो। जी। जैसे ही एस्टल दरवाजे के पास पहुंची, उसे फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या ये वही फॉर्मा एम्प्रेस है? हाँ, सुना है ये ड्यूक की बेटी है। ये यहाँ क्यों आई है? कहीं अब हिज मैजेस्टी के साथ फिर से कुछ शुरू करने तो नहीं? हाँ, इस हाल में। एस्टल कुछ सेकंड्स के लिए रुकी, फिर दरवाज़ा जोर से खोलकर अंदर चली गई। मेड्स घबरा गईं। माई लेडी? एस्टल ने सीधा पूछा। मुझे बच्चे को अभी नहलाना है। सब रेडी है ना? उनके कंफ्यूज चेहरे देखकर उसने कहा, रेडी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरफ। एस्टल ने पहले उनकी बातों पर कुछ नहीं कहा, तो क्या वो सच में छोड़ देगी? जैसे ही वो रियो को उस रूम से बाहर ले आई, एस्टल ने कहा, आह, रियो, आंट चेंज करने जा रही हैं, थोड़ी देर वेट करना, ठीक है? जी, मुझे पता है। उसने रियो को स्माइल दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुरंत मुड़कर बोली, क्या तुम्हें सच में लगा मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी? अभी तुरंत हेडमेट के पास जाओ और जो तुमने अभी कहा है वर्ड टू वर्ड रिपीट करो। उससे कहना नई मेड्स भेजें। माई लेडी, हम... उसने हाथ उठाकर रोका। आवाज़ ऊंची मत करो। मैंने अभी पनिशमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं बच्चे को ये सब नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे बाहर तुम क्या बोलती हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस जगह पर जहाँ ये बच्चा सुन सकता है, मैं ऐसी मेड्स नहीं रख सकती। अभी बाहर निकलो और मेरी बात हेडमेट तक पहुँचाओ। मैं कन्फर्म करूंगी, इसलिए कोई बेवकूफ़ी मत करना। इतना कहकर मेड्स चुपचाप चली गईं। एस्टेल वहीं खड़ी रही और गहरी सांस ली। मुझे चुपचाप अंदर जाना होगा। रियो वेट कर रहा होगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। अभी न्यू मेड्स तो नहीं आ सकती, या फिर माफ़ी मांगने आई होंगी। उसने सांस छोड़कर कहा, आइए।
एक आदमी मुस्कुराते हुए अंदर आया। डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ कीजिए लेडी एस्टेल। उसके पीछे मेड्स की एक लाइन थी जिनके हाथों में गिफ्ट्स थे, ज्वेलरी से लेकर कपड़ों तक। ये सब हिज मैजेस्टी की तरफ से गिफ्ट्स हैं, लेडी एस्टेल के लिए। एस्टेल की आंखें खुल गईं। अब क्या है ये? उसने मुड़कर उस आदमी को देखा जो अब भी उसे घूर कर मुस्कुरा रहा था। एस्टेल ने झुककर कहा, मैं हिज मैजेस्टी की गुडविल के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी नहीं हैं। कृपया इन्हें वापस ले जाइए। हाँ, मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन लेडी एस्टेल, हिज मैजेस्टी ने आज रात के बैंक्वेट के लिए इनवाइट किया है। ये सब बैंक्वेट के लिए ही है। उसका चेहरा उदास हो गया। एक दूसरे को देखना ही अनकंफर्टेबल है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैं क्या करूं? तो ऐसा है, सीन चेंज, काइजन के रूम में। जैसे एक्सपेक्टेड था, ड्यूक लेस्टन ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। काफ़ी टाइम से वो केयरफुल था, लेकिन अब वो इम्पेशेंट हो रहा है। जी, जब आप कैपिटल से निकले तो उसे लगा होगा उसका मौका आ गया। अगर ऐसा है तो क्या हम उसे थोड़ा और टाइम दें ताकि वो खुद अपनी कब्र खो दे? ड्यूक लेस्टन, वो सबसे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, लेकिन सबसे सटल भी, इसीलिए अब तक उसमें कोई फॉल्ट नहीं मिला। काइजन एस्टेल के बारे में सोच ही कहा था कि नॉक से उसकी सोच टूट गई। चीफ एडी होगा, अंदर भेजो। हाँ, जो काम मैंने दिया था उसका क्या हुआ? वो बात, लेडी एस्टेल ने ये मैसेज भेजा है। ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है, लेकिन मुझे बच्चे का ख्याल रखना है, इसलिए मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकती। मैं उम्मीद करती हूँ हिज मैजेस्टी अपने बड़े दिल से मेरी बदतमीजी माफ़ करेंगे, और क्योंकि मैं बैंक्वेट अटेंड नहीं कर रही तो गिफ्ट्स भी वापस ले जाइए। ये सुनकर काइजन थोड़ा हार सा महसूस करने लगा। चीफ एड अंदर ही अंदर रो पड़ा। माँ, आपका नालायक बेटा अब गया। क्लाउड का चेहरा फीका पड़ गया। हिज मैजेस्टी ने किसी औरत को ड्रेस और ज्वेलरी दी? वो आदमी जो 6 साल से सेलिब्रेट है, जिसने किसी औरत को अपने पास नहीं रखा? उसका चेहरा और डार्क हो गया। सिर्फ इस वजह से? क्लाउड और चीफ एड दोनों का दिल धक से रह गया। उसने कहा, बच्चा अभी छोटा है, इसलिए उसे खिलाते वक्त देखना पड़ता है। इसके लिए मेड्स हैं, वो आज मिले किसी को भी बच्चा दे सकती थी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है बच्चे की ईटिंग हैबिट्स एक्सप्लेन करने का। रूम अचानक बिल्कुल शांत हो गया। क्लाउड ने ज़बरदस्ती स्माइल की। योर मैजेस्टी, काइजन ने धीरे से कहा, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसा है तो दोनों ही बैंक्वेट अटेंड करेंगे। क्लाउड और चीफ एड एक साथ चिल्ला पड़े। क्या? इधर रियो, जिसे उसकी माँ साफ कर रही थी, उसे अचानक अजीब सा लगा और उसने छींक दी। उस रात बैंक्वेट में रियो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ हाथ में टेडी बेयर घुमा रहा था। एस्टेल ने उसे याद दिलाया, रियो, खाना खाते वक्त लेविन को नीचे रखना होता है ना? जी। रियो ने लेविन को साइड में बिठा दिया। एस्टेल ने काइजन को देखा। मैं सिर्फ इसलिए आई हूं क्योंकि एम्परर का इनवाइट 2 बार रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी, पर वो आखिर सोच क्या रहा है? टेबल पर रखी प्लेट देखकर मैरियन ने मन में कहा, ओ माय, ये वेनिजन कितना टेस्टी है। मैरियन हंसकर बोली, ये मुझे पिछले साल के हंटिंग फेस्टिवल की याद दिला रहा है। अगर पिछला साल था तो लेडी मैरियन ही तो क्वीन ऑफ ऑटम बनी थी ना? वो हंटिंग फेस्टिवल वाकई बेस्ट था। रियो ने धीरे से पूछा, क्वीन ऑफ ऑटम क्या होती है? वो ये है, कैपिटल में हर साल ऑटम में हंटिंग फेस्टिवल होता है। उसके एंड में अनमैरिड लेडीज़ में से एक को क्वीन ऑफ ऑटम चुना जाता है। लगता है तुम्हारा नेफ्यू हंटिंग फेस्टिवल के बारे में नहीं जानता। हाँ, क्योंकि ईस्ट में ऐसे फेस्टिवल्स नहीं होते। मैरियन में हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रियली? बिना एक भी प्रॉपर फेस्टिवल देखे बड़े होना कितना पिटिएबल है। ये सुनकर एस्टेल के हाथ रुक गए। उसने मैरियन को घूरा। क्लाउड बीच में बोला, आह आह, हमसे ज़्यादा लेडी एस्टेल ने तो काफ़ी हंटिंग फेस्टिवल्स देखे हैं, है ना? कैसे थे? कोई स्टोरी सुनाएंगी? हंटिंग फेस्टिवल? 17 साल की उम्र। पास बैठे काइजन को झटका लगा। उसने आगे कहा, वो हंटिंग फेस्टिवल जब हिज मैजेस्टी और मैं 17 के थे, बहुत ग्रैंड था। आह, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, उस वक्त क्राउन प्रिंस रहे हिज मैजेस्टी ही बनर बने थे, है ना? उस दिन मैं बस पूरा दिन बैठी फेस्टिवल के ख़त्म होने का वेट कर रही थी। मुझे सिर्फ बोर्डम और थकान याद है। बहुत पुरानी बात है, कुछ याद नहीं। ये सुनकर काइजन का मन टूट सा गया। उसकी मुट्ठी कस गई। 9 साल पहले हंटिंग फेस्टिवल के दिन एस्टेल लेडीज़ के बीच बोर होकर बैठी थी। उसने मन में सोचा, ये बोरिंग इवेंट कब खत्म होगा? पर हिज मैजेस्टी के वर्ड्स याद आए, मैं बेस्ट प्रे लाऊंगा, बस वेट करो। काश काइजन जल्दी वापस आ जाए। जंगल में काइजन ने एक जानवर गिरा दिया। योर हाइनेस, आप वाकई आउटस्टैंडिंग हैं। काइजन ने अपने शिकार को देखकर सोचा, ये काफ़ी नहीं है, थोड़ा और सर्च करते हैं। जी योर हाइनेस। थोड़ी दूर चलते ही झाड़ियों में सरसराहट हुई।
उसने सबको रुकने का सिग्नल दिया। झाड़ियों के बीच से सुनहरे चमकते बालों वाला एक डियर निकला। उसने शांत रहकर असेस किया। सॉफ्ट गोल्डन कोट, बस ये काफी है। उसने मुस्कुराकर तीर निकाला, बो खींचकर प्रे पर एम किया। तीर छूटा और सीधा उसके शरीर में जा घुसा। उसने रिग्रेट किया, डैम इट, एम थोड़ा बिगड़ गया, मैं इसे तकलीफ से मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वो घोड़े को डियर के पास ले गया और नीचे उतरा। श्श, काम डाउन, मैं तुम्हारी तकलीफ खत्म कर दूंगा, इतना कहकर उसने डैगर निकाला। तभी दूर से एक तीर आया और डियर के शरीर में घुस गया। काइजन गुस्से से मुड़कर बोला, ये क्या था? एक आवाज आई, ओह माए, योर मैजेस्टी द क्राउन प्रिंस, मेरी तरफ से गुस्ताखी हो गई। काइजन ने होंठ भींच लिए, दांत पीसकर, ड्यूक लेस्टन। उसने जमीन पर पड़े प्रे को गुस्से से देखा। उसी पल उसका सबॉर्डिनेट दौड़ता हुआ आया और बोला, योर हाइनेस। उसके कपड़ों पर खून की लकीर देखकर वो घबरा कर बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? ड्यूक लेस्टन पूरे घमंड और आत्मसंतोष के साथ चुप रहा। कैजिन ने दांत पीसते हुए जीभ चटकाई। कुछ नहीं हुआ, बस ड्यूक और मेरा प्रे एक ही निकला तो थोड़ी सी बातचीत हो गई, है ना? ड्यूक लेस्टन मुस्कुराया। बिल्कुल सही योर हाइनेस। अंदर ही अंदर उसने हिसाब लगाया, अगर अभी रिबेलियन हुआ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अभी सहना पड़ेगा, अभी समय नहीं है। तभी सींग की आवाज गूंजी, बीप बीप, सींग बच गया है, अब लौटने का समय है, तो मैं चलता हूँ। कैजिन, जिसने सबसे बड़ा और सबसे शानदार शिकार किया था, एम्परर द्वारा सम्मानित किया गया। इस साल सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन प्रे लाने वाले क्राउन प्रिंस को इस वर्ष का विक्टर घोषित किया जाता है। उसके बाद वो रीथ लेने गया और एस्टल के पास आया। एस्टल, मेरी क्वीन ऑफ ऑटम बनो। सबके एडमिरेशन के बीच एस्टल घबरा गई, फिर खुशी से बोली, ये मेरे लिए सम्मान की बात है योर हाइनेस। कैजिन ने रीथ उसके सिर पर रखा, लेकिन उसी पल चौंककर हाथ पीछे खींच लिया। एस्टल रीथ पाकर बहुत खुश थी, मुस्कुराकर बोली, योर हाइनेस। उसकी भावना के उलट कैजिन ठंडेपन से मुड़ा और चला गया। मैं थक गया हूँ, पहले जा रहा हूँ। वो यूं ही चला गया, उसे उलझन में अकेला छोड़कर। वो बस उसकी जाती हुई पीठ देखती रह गई और पुकार पाई, कैजिन। वर्तमान में वो बोली, मुझे बस बोरियत और थकान ही याद है, बहुत पुरानी बात है, बाकी कुछ याद नहीं। दावत का माहौल ठंडा पड़ गया। काउंट क्लाउड बेलियन सिहर उठा, ये फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर, कुछ करना होगा। वो बोला, अरे हाँ, लगता है यहाँ काफ़ी बेयर्स हैं। उनका शिकार खतरनाक होने की वजह से मना है, लेकिन अगर फॉरेस्ट के हंटिंग लॉज में जाओ तो। क्लाउड अंदर ही अंदर रो पड़ा, मैं बेयर्स की बात क्यों करने लगा? रियल ने सुना और उत्सुक हो गया, यहाँ बेयर्स हैं? हाँ, आसपास बहुत है। रियल बुदबुदाया, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनकर एस्टल मुड़ी। रियल? क्लाउड ने राहत की सांस ली, उफ, कितना अच्छा बच्चा है। उसी पल कोई आया और कैजिन के कान में कुछ फुसफुसाया। सुनते ही वो खड़ा हो गया, मुझे एक ज़रूरी काम है, कृपया माफ़ करें। कैजिन चला गया और मैरियन भी उठी, तो मैं भी चलती हूँ। अगली बार अगर बच्चे को ऐसी जगह लाओ तो पहले उसे प्रॉपर एटिकेट सिखाना। बिना पेरेंट्स के बड़ा होना आसानी से छुपता नहीं है। एस्टल चुपचाप समझ गई, ये रियल पर नहीं, मुझ पर वार है, जो माँ के बिना बड़ी हुई। वो मीठी मुस्कान के साथ बोली, लेडी मैरियन के पेरेंट्स बहुत टॉलरेंट और जेंटल लगते हैं, मुझे बहुत एनवी हो रही है। मतलब साफ था, तुम्हें ज्यादा लाड प्यार मिला है, इसलिए इतनी बदतमीज हो। काउंट खांसते हुए अटक गया। मैरियन गुस्से से लाल होकर बोली, तुमने क्या कहा? एस्टल सीधी खड़ी हुई, और क्या आप भूल गईं, हिज मैजेस्टी ने भी बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ खो दी थी। अच्छा है कि वो जा चुके हैं। ये कहकर वो धीमी आवाज में बोली, चलो रियल। माँ बेटा शांति से निकल गए। मैरियन गुस्से में कांप रही थी, मुट्ठियां भिंची हुई। उसे पहले की सलाह याद आई, इस पेट्रोल के दौरान तुम्हें हिज मैजेस्टी का दिल जीतना है। उस अजीब सी कंट्री वुमन पर एम्परर का ध्यान मत जाने देना। कुछ करना होगा, मैं उसे यूं स्मग और खुश नहीं रहने दे सकती। सीन बदलता है। बेडरूम में रियल बोला, अरे लेविन तो डाइनिंग हॉल में रह गया। अरे हाँ, मैं पूरी तरह भूल गई। कोई और तरीका नहीं, मैं लेने जाती हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है? ठीक है, जल्दी लौटना मॉम। एस्टल चुपचाप डाइनिंग हॉल की तरफ गई। इस वक्त यहाँ कौन है? वहाँ कैजिन था, किसी से बात कर रहा था। एस्टल पास आई और मन ही मन बोली, कैजिन? वो आदमी बोला, टाउन सीएटे ने ये मैसेज भिजवाया है, मकड़ी फेक स्पाइडर वेब में फंस चुकी है। मुझे पता है, हालात पर नजर रखो। कैजिन ने सोचा, शुरू में ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन काउंट सीएटे उम्मीद से बेहतर काम कर रहा है। वो आदमी चला गया, पीछे से सरसराहट हुई। कौन है?
इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। वो धीरे धीरे टिमटिमाती रोशनी की तरफ बढ़ा। उसका हाथ एस्टिल की ओर बढ़ा। धप। एस्टिल पकड़ी गई। वो चौंक कर बोला, एस्टिल, तुम यहाँ क्यों हो? एस्टिल ने जल्दी से झुककर कहा, माफ़ कीजिए योर मैजेस्टी, बच्चा अपना टेडी बेयर दावत में भूल गया था, उसे लेने आई हूँ। फिक्र न करें, मैंने कुछ नहीं सुना। कैजिन ने मुट्ठी भींच ली। क्या वो सच में मुझसे पूरी तरह दूरी चाहती है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस एम्परर के साथ प्रॉपर एटिकेट रख रही हूँ। अगर आपको असहज लगे तो। उसने चेहरा घेर लिया। ठीक है, माफ़ी की ज़रूरत नहीं। एस्टेल हैरान रह गई। दावत का बुलावा, गिफ्ट्स, वो ऐसा सब क्यों कर रहा है जो उसने कभी नहीं किया? क्या उसे गिल्ट हो रहा है? योर मैजेस्टी, इस सफ़र में अगर आपको मेरी चिंता है तो ज़रूरत नहीं। अब मेरे मन में न कोई भावना है न रिजेंटमेंट। तो फिर बच्चा इंतज़ार कर रहा है, मैं चलती हूँ, कहकर वो हल्के से उसके पास से निकल गई। कैजिन को अतीत याद आ गया। शिकार जीतने के बाद उसने वही रीत एस्टेल को दिया था, लेकिन खून के दाग देखकर वो रुक गया था। ड्यूक लेस्टन वाला दृश्य याद आया। शायद रिबेलियन में उसे घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुंह मोड़ लिया था। मैं थक गया हूँ, पहले जा रहा हूँ। वो यूं ही खड़ा रह गया, उसे इतनी जल्दी जाते देखकर। अगले दिन अपने सामान का डिब्बा देखते हुए एस्टेल ने पाया धागा टूटा हुआ है। किसी ने इसे खोला है। अंदर तो बस इमरजेंसी मेडिसिन्स और सूखी जड़ी बूटियां हैं। कोई चुराता तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उन्होंने कुछ डाला हो तो? ये सोचकर वो उठी और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद, क्या आज रवाना नहीं होंगे? हाँ, मौसम ठीक नहीं है, तूफान आ सकता है, इसलिए डिपार्चर टाल दी गई है। एस्टेल ने चिंता से रियल की ओर देखा। योजना तो बस एक दिन रुकने की थी। मुझे जल्दी ग्रैंडफादर से मिलना होगा। वो बोली, कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं डेंस शहर में अपने ग्रैंडफादर को लेटर लिख सकती हूँ? वो बहुत वरीड होंगे। जरूर, दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। धन्यवाद, बस एक पल रुकिए। थोड़ी देर बाद, ये लीजिए। ये थोड़ा रूड है, क्या मैं लेटर पढ़ सकता हूँ? रॉयल टूर में रूल है। एस्टेल ने सोचा, झूठ, बस मुझ पर भरोसा नहीं है। उसने क्लाउड को घूरा। वो मुस्कुराया। ठीक है, लेडी एस्टेल। एक पल सोचकर वो मुस्कुराई। ठीक है, पढ़ लीजिए। लेटर साधारण था। क्या अब भी सिरदर्द है? इस अजनबी जगह में चिंता होती है। हम ठीक हैं, ज्यादा चिंता मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। क्लाउड ने पूछा, मार्क्वेस की तबीयत ठीक नहीं? कभी कभी नहीं, शायद उम्र की वजह से। समझ गया, मैं भिजवा देता हूँ। धन्यवाद। क्लाउड चला गया। एस्टेल सोचने लगी, दूसरों को ये नॉर्मल लेटर लगेगा, लेकिन ग्रैंडफादर समझ जाएगा। हम तीनों की सेफ वापसी के लिए मुझे कोई ओपनिंग नहीं देनी, और अभी एक और मुसीबत बाकी है। वो लिंडन को ढूंढने गई। क्या बात है माई लेडी? सर लिंडन, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कमरे में लौटकर उसने मेड से पूछा, आज किसी ने ये बॉक्स खोला था, है ना? मेड डर के मारे उछल पड़ी। नहीं माय लेडी, हमें जिन गेस्ट्स की हम सेवा करते हैं उनका सामान बिना वजह खोलने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, यही तो सही तरीका है ना? लेकिन किसी ने ये बॉक्स खोला है, और वो भी 2 बार। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंडन ने कहा, मैंने आज लेडी एस्टेल के रूम में आने जाने वालों की जांच की है। सिर्फ ये 3 लोग आए थे और कोई नहीं। आप सब सुन रहे हैं? आप तीनों में से सबसे ज्यादा सस्पिशियस कौन है? माय लेडी, ये सच है कि हम तीनों इस रूम में आए गए थे, लेकिन सिर्फ आने जाने से कल्प्रिट का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हाँ, और अगर हम कुछ चुराने वाले होते तो बॉक्स 2 बार नहीं खोलते। कृपया हम पर भरोसा कीजिए। अच्छा, आमतौर पर तो ऐसा ही होता अगर मकसद चोरी होता, लेकिन कल्प्रिट को पता था कि इस बॉक्स में चुराने लायक कुछ नहीं है। फिर भी आज सुबह मैंने जानबूझकर वो ड्रॉर थोड़ा खुला छोड़ा था जिसमें ये बॉक्स था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कल्प्रिट कैसे रिएक्ट करेगा। और उसी दौरान मैंने इस पर लैगिनिन पत्ती का जूस लगाया था। लैगिनिन बस जंगल में उगने वाली एक रेयर वीड है, लेकिन इसका जूस अगर स्किन को छू जाए तो वहाँ लाल रैशेज हो जाते हैं। इस बॉक्स का लॉक बहुत डेलिकेट है, इसे सिर्फ बेयर हैंड से ही खोला जा सकता है। समझ रहे हैं? अगर हाँ तो अपने हाथ दिखाओ। मेड्स ने हाथ आगे बढ़ाए। आखिरी मेड ने अपना हाथ कसकर बंद रखा। मैं अपना हाथ दिखाओ जब तक मैं अभी भी सॉफ्ट हूँ। उस मेड ने कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए जिन पर लाल निशान थे। वो घुटनों के बल गिर पड़ी। माफ कीजिए माय लेडी, किसने तुम्हें ऐसा करने का आदेश दिया? साफ साफ बोलो। वो एस्टेल ने फिर कहा, तुमने बॉक्स खोला है तो तुम्हें पता होगा ये मेडिसिन बॉक्स है। अगर किस्मत खराब होती तो इसे अटेम्प्टेड पॉइजनिंग भी माना जा सकता था। जहर? एस्टेल ने पुकारा। सर लिंडन? डरी हुई मेड बोली।
मैं सब बता दूंगी, जिसने मुझे पैसे दिए वो। इसके बाद मैरियन को बुलाया गया। ये साफ साफ फंसाने की कोशिश है, यकीन नहीं होता। पकड़ी गई मेड ने कबूल किया है कि लेडी मैरियन ने उसे पैसे दिए थे। ये सुनकर मैरियन ने होंठ भींच लिए। लिंडन ने जोड़ा, लेडी मैरियन की मेड ने भी कबूल किया है कि उसने दूसरी मेड पर पैसे दिए। मेड्स की बातों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेते हो? उसने मुझे फंसाने के लिए सबको रिश्वत दी होगी। लेडी मैरियन, मुझे आपको फंसाने से क्या फायदा? काइजन ठंडे चेहरे के साथ बैठा रहा। मैरियन ने पूछा, तो फिर आपने इतना सस्पिशियस बॉक्स साथ क्यों रखा? योर मैजेस्टी, मैंने जो कुछ किया आपकी सेफ्टी के लिए किया। जो औरत आपको एस्कॉर्ट कर रही है वो हमेशा मेडिसिन्स और हर्ब्स से भरा बॉक्स लेकर चलती है। जरूर कुछ प्लॉट कर रही होगी। तो आखिरकार तुमने मान लिया कि तुमने उसका सामान टटोरा। और अजीब बात है, कब से तुम इस कैसल की सुरक्षा की जिम्मेदार हो गई? मैं बस वरिड थी, सोल्जर्स ने फुसफुसाया। ये अजीब तो है। हाँ, एम्पायर में वैसे भी अपोथेकरीज ज्यादा नहीं हैं। एस्टल ने हाथ उठाया। योर मैजेस्टी, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। काइजन ने सिर हिलाया। एस्टल बोली, लेडी मैरियन, आपकी एक यंगर सिबलिंग भी है, सही? मैरियन की आंखें फैल गईं। क्या? आपके घर की वेट नर्स हमेशा आपके और आपके सिबलिंग के लिए इमरजेंसी मेडिसिन रखती है ना? जैसे कोल्ड की दवा, डायरिया की दवा, अलग अलग चोटों के ऑइंटमेंट्स, यहाँ तक कि बच्चे शॉक में हों तो माइंड काम करने की मेडिसिन भी। वो इसलिए क्योंकि मेरा सिबलिंग अक्सर बीमार रहता है। क्या सच में सिर्फ इसलिए? बच्चे कहीं भी कभी भी बीमार या घायल हो सकते हैं लेडी मैरियन। जिया मेरा नेफ्यू है, अभी 5 साल का है। कुछ समय पहले उसे भी जोर का कोल्ड था, इसलिए ये 3 तरह की टॉनिक्स उसके लिए हैं। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। लेडी एस्टल के लगेज में काफ़ी अनप्रोसेस्ड हर्ब्स भी थे। आप अपोथेकरी नहीं हैं तो इतनी मात्रा नॉर्मल नहीं लगती। इसका एक्सप्लेनेशन? और कल्प्रिट ढूंढते वक्त आपने भी एक अजीब हर्ब इस्तेमाल किया। कोई नॉर्मल लेडी ऐसे ट्रिक्स क्यों जानेगी? एस्टल ने सोचा, अब सच बताना ही बेहतर है। वो बोली, क्योंकि मैं बहुत गरीब थी। परिवार से रिश्ता टूटने के बाद मैं अपने ग्रैंडफादर के घर बिना एक भी कॉइन के पहुंची। थोड़े समय बाद किसी नाइंसाफी वजह से ग्रैंडफादर की पेंशन भी बंद हो गई। उसके बाद हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी में जिंदगी गुजारी। सर्वेंट्स रखने की तो बात ही छोड़िए, खाने तक के पैसे नहीं थे। बच्चा बीमार होता तो मुझे खुद जंगल से हर्ब्स ढूंढने पड़ते थे। कुछ सोल्जर्स बोल उठे, हे भगवान! काइजन का दिल भारी हो गया। एस्टल ने कहा, फिर भी मुझे सिर्फ बेसिक फर्स्ट एड का ही नॉलेज है। और आखिर में मेरे लगेज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं निकला। क्या ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी है? क्लाउड मुस्कुराया। हाँ, धन्यवाद। इतनी आसानी से यकीन कर लिया? लेडी मैरियन, अगर सेफ्टी के लिए मेरा लगेज खोला तो मुझे शिकायत नहीं, लेकिन आपकी बातों में एक बड़ी कमी है। अगर सिर्फ चेक करना था तो इंस्पेक्शन के बाद भी आपने मेरे मेडिसिन बॉक्स को क्यों छुआ? आप कुछ ढूंढ नहीं रही थीं, बल्कि उसमें कुछ डालने का मौका चाहती थीं। पीछे से मर्मर्स आए। मैरियन हकलाने लगी। मैं वो घुटनों के बल गिर पड़ी। ऐसा नहीं है, मेरा मतलब नहीं था, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है योर मैजेस्टी। एस्टल ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने शक मुझ पर डालने की कोशिश नहीं की, फैसला तय हो गया। मैं क्रूजन फैमिली से टकराव नहीं चाहती थी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैरियन रोते हुए बोली, योर मैजेस्टी, मुझ पर भरोसा कीजिए। काइजन की भौहें सिकुड़ गईं। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। एम्परर के गेस्ट का अपमान करने की सज़ा मैरियन क्रूजन भुगतेगी। सज़ा तय होने तक उसे वेस्ट कैसल की प्रिजन में रखा जाएगा। वेस्ट प्रिजन? ये कैसल में इस्तेमाल ही नहीं होती, ज़रूर बहुत पुरानी और उजड़ी होगी। मैरियन चीखती हुई घसीटी गई। योर मैजेस्टी! एस्टल ने थोड़ी पिटी के साथ देखा। तभी काइजन पास आया। एस्टल, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इसमें घसीटना पड़ा। सॉरी। उसने पल भर देखा, फिर मुस्कुराई। कोई बात नहीं, जब मैं क्राउन प्रिंसेस थी तब की जिंदगी के मुकाबले ये कुछ भी नहीं। तो मैं चलती हूँ। 10 साल की उम्र से क्राउन प्रिंसेस बनने के बाद मैंने अनगिनत असैसिनेशन अटेम्प्ट्स झेले हैं। उसके मुकाबले ये इंसिडेंट कुछ भी नहीं, लेकिन अब मैं ऐसे खतरे नहीं चाहती। बहुत थक गई हूँ। और अब जियर की आई ड्रॉप्स का समय हो गया है। मुझे जल्दी करनी होगी, इससे पहले उसकी आई कलर चेंज हो जाए। अचानक क्लाउस सामने आया। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्या? लेडी एस्टल, आपने जानबूझकर क्रूजन फैमिली को दुश्मन बना लिया है। उनकी एल्डेस्ट डॉटर तो बस उसी लेवल की है, लेकिन सेकंड डॉटर अलग है। सेकंड डॉटर? लेडी फ्लोरेन, वो हाल ही में अडल्ट हुई है। मार्किस क्रूजन ने उसे एम्प्रेस बनाने में बहुत एफर्ट लगाया है। तो वो सिर्फ 20 साल की है। क्या वो सिस्टर्स को एम्प्रेस की पोजीशन के लिए कम्पीट करवाना चाहते हैं? पॉलिटिक्स में यही होता है। हाँ, सच में वो बिल्कुल नहीं बदला।
कंसर्न के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा उस लेडी से कोई लेना देना नहीं होगा। विल का मैटर सुलझने के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, तो मैं चलती हूँ। क्लाउस ने सोचा, क्या उसे सच में एम्प्रेस बनने की कोई चाह नहीं बची? इसके बाद क्लाउस बार बार एस्टेल से मिलने आने लगा। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। ये आदमी यहाँ क्यों है? उसे भेजने का बहाना ढूंढते हुए बोली, अरे इतना देर हो गई, कहीं मैंने आपको ज्यादा देर तो नहीं रोक लिया? नहीं, मैं ठीक हूँ। लेडी मैरियन अब यहाँ नहीं है और हिज मैजेस्टी आज हंटिंग पर गए हैं, इसलिए मैं काफी फ्री हूँ। अच्छा, ऐसा है। स्पष्ट है वो मुझसे वैरी है। ये ऑकवर्ड है। अचानक एस्टेल रुकी। आपने कहा हिज मैजेस्टी हंटिंग पर गए हैं? हाँ, बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन शाम को फिर जोर से पड़ेगी। तभी जियर टेडी बेयर को गले लगाकर झांकता हुआ आया। आंखों में आंसू भरकर बोला, आंटी, लेविन को चोट लग गई है। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। कृपया नीडल और थ्रेड ले आइए। नीडल और थ्रेड ला दिए गए और क्लाउस ने पूछा, आप किसी सर्वेंट से ये काम क्यों नहीं करवाती? ये डॉल काफ़ी पुरानी है, इसलिए सिर्फ मैं ही इसे ठीक कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि डॉल खुद पुरानी हो गई, बल्कि जब मैंने पहली बार इसे बनाया था तब मैंने पुराने कर्टन का कपड़ा यूज़ किया था, इसलिए ये अक्सर फट जाती है। अगर मुझे पता होता कि तुम इसे इतना पसंद करोगे तो मैं बेटर फैब्रिक चूज़ करती। जियर को आंसुओं के बिल्कुल करीब देखकर क्लाउस ने उसे दिलासा दिया, यंग मास्टर, इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं, ऐसी छोटी इंजरीज उनके लिए कुछ भी नहीं होती। सच में? बिल्कुल, मैंने यंग मास्टर को पहले भी ये बताया है। यहाँ के फॉरेस्ट में काफ़ी बेयर्स हैं, इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है। अगर मौका मिले तो यंग मास्टर खुद जाकर देख सकते हैं। जियर ने तुरंत उम्मीद भरी नज़रों से एस्टेल की तरफ देखा। उसने कहा, इस वक्त फॉरेस्ट बहुत डेंजरस है, इसलिए तुम नहीं जा सकते। ओह, शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। सॉरी, यंग मास्टर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जियर के मासूम चेहरे को देखकर क्लाउस थोड़ा सा स्टन हो गया। क्लाउस को जियर की आंखों को इतनी ध्यान से देखते हुए देखकर एस्टेल को टेंशन हो गई। उसे डर लगा कि कहीं क्लाउस जियर की असली पहचान न जान ले। एस्टेल ने आवाज़ लगाई, जियर, इसके बजाय हम कैसल के अंदर ही थोड़ा घूम आते हैं, ठीक है? रियली? मैं कैसल देख सकता हूँ? हाँ, बस प्रॉमिस करो कि हमेशा सर्वेंट के साथ रहोगे। जियर खुशी से सर्वेंट को हक करते हुए बोला, यस, आई प्रॉमिस। एस्टेल ने सोचा, अब तक मैं डर रही थी कि कहीं इसका सामना काइजन से ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे रूम से बाहर नहीं जाने दिया, पर अब शायद ठीक रहेगा। उस तेज नज़र वाले आदमी के साथ यहाँ छोड़ने से तो बेटर है। एस्टेल ने रिक्वेस्ट की, बस जियर को टूर करा दो और बाथ टाइम से पहले वापस ले आना। यस, मैं समझ गया। शाम से पहले मुझे सिर्फ उसकी आई ड्रॉप्स डालनी है ताकि उसकी आई कलर चेंज हो सके, तो कुछ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जियर टूर पर ले जाया गया, हर चीज़ को इंटरेस्ट और सरप्राइज के साथ देखता हुआ। यंग मास्टर, ये रास्ता बाहर जाता है, चलिए दूसरे रास्ता से चलते हैं। ओके। अचानक जियर ने कुछ देखा और पीछे मुड़ गया। सर्वेंट ने बुलाया, यंग मास्टर जियर। जियर जोर से बोला, ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। काइजन ने आवाज़ सुनी और मुड़कर देखा। ये बच्चा? माफ़ कीजिए योर मैजेस्टी, ये बच्चा यहाँ क्यों है? लेडी एस्टेल ने कहा था कि मैं यंग मास्टर को टूर कराऊं। जियर ने पूछा, योर मैजेस्टी द एम्परर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए जा रहा हूँ। जियर को क्लाउस की पहले वाली बात याद आई, यहाँ के फॉरेस्ट में काफ़ी बेयर्स होते हैं, और उसने पूछा, योर मैजेस्टी, अगर मैं फॉरेस्ट में जाऊं तो क्या मैं सच में बेयर देख सकता हूँ? तुम बेयर देखना चाहते हो? जियर ने एक्साइटेड चेहरा बनाकर कहा, यस। फिर अचानक जियर थोड़ा पीछे हट गया, उदास सा होकर बोला, पर आंटी ने मना किया है। काइजन ने सोचा, नॉर्मली इस एज के बच्चे सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं, अडल्ट्स की बात की इतनी परवाह नहीं करते, पर यह बच्चा हमेशा इतना वेल बिहेव्ड क्यों है? क्या ये इसलिए है क्योंकि एस्टेल इसकी रियल पेरेंट नहीं है? उसे अपना पास्ट याद आ गया, जब वो अकेला सर झुकाए रो रहा था और एस्टेल पास आकर बोली थी, योर हाइनेस। उस वक्त उसने उसका हाथ झटक दिया था, मेरे पास मत आओ। इसी वक्त सर्वेंट ने कहा, योर मैजेस्टी, माफ़ कीजिए, पर लेडी एस्टेल ने कहा था कि यंग मास्टर को डिनर से पहले लाना है। सूरज अभी काफ़ी देर में डूबेगा। नहीं, कोई बात नहीं, और भी मौके मिलेंगे। यस योर मैजेस्टी, हैव अ गुड हंट। चलिए यंग मास्टर। काइजन वहाँ से चला गया, पर जियर का उदास चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने सोचा, जियर आंसुओं भरी आंखों के साथ सिर्फ इसलिए उदास है क्योंकि वो बेयर नहीं देख पाया। वो खुद को रोक नहीं पाया और एक गहरी सांस ली। फिर उसने मुड़कर कहा, रुको। वो जियर के पास आकर बोला,
इस बात को अपनी आंटी से सीक्रेट रखेंगे। शाम तक यंग मास्टर काफी देर से गायब हैं, है ना? ये सुनकर एस्टेल चौंक गई। हाँ, मैंने स्पेशली कहा था कि उसे बाथ टाइम से पहले वापस लाना है। इस स्पीड से तो मैं उसकी आई ड्रॉप्स का टाइम मिस कर दूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत वरिड हूँ, मुझे यंग मास्टर को ढूंढने जाना होगा। इट्स ऑल राइट, ऐसे में मैं भी साथ चलूंगा। एस्टेल ने सोचा, क्या इस आदमी की मदद लेना ठीक होगा? अगर इसने पहले बच्चे को ढूंढ लिया और उसकी आंखों का रंग बदलते हुए देख लिया तो? नहीं, अभी टाइम है, फिर मुझे मदद मांगनी ही पड़ेगी। इसके बाद दोनों ज़ियर को ढूंढने निकल पड़े। बटलर ने आवाज़ सुनी और पास आकर पूछा, लेडी एस्टेल, क्या बात है? क्या आपने ज़ियर को देखा है? बटलर ने नज़र चुराकर जवाब दिया, वो मैंने भी नहीं देखा। मैंने मेड को क्लियरली कहा था कि बच्चे को सनसेट से पहले ले आए, पर अब तो वो मेड भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ बताइए। वो बात ये है, क्लाउस ने पूछा, क्या बात है मिस्टर सेक्रेटरी? योर मैजेस्टी ने इसे सीक्रेट रखने को कहा था, पर अब कोई और रास्ता नहीं है। हिज मैजेस्टी यंग मास्टर ज़ियर को हंटिंग लॉज ले गए हैं। हिज मैजेस्टी खुद यंग मास्टर को ले गए? ये कैसे हुआ? लगता है यंग मास्टर जिद कर रहे थे कि उन्हें बेर देखना है। पहले हिज मैजेस्टी ने मना किया, पर आखिर में कहा कि थोड़ी देर के लिए ले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। उस वक्त आसमान में काले बादल छा गए थे, बिजली और गरज के साथ। हिस, लगता है बारिश होने वाली है, उन्हें जल्दी वापस आ जाना चाहिए। काउंट, यहाँ से हंटिंग लॉज कितनी दूर है? अगर हम घोड़े पर तेज चलें तो 1 घंटा लगेगा। एस्टेल ने अपने होंठ जोर से दांत लिए। 1 घंटा? अगर मैं अभी निकलूं तो क्या मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगी? शायद नहीं। उसका हाथ बेकाबू कांपने लगा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कहा, मैं क्या करूं? मैंने पहले भी बताया था कि बच्चा अभी एक बहुत तेज कोल्ड से ठीक हुआ है, इसलिए मैं ज़ियर को फिक्स टाइम पर मेडिसिन देती हूं। उसे अपनी पहले की बात याद आई। ज़ियर, मेरा नेफ्यू अभी सिर्फ 5 साल का है। कुछ टाइम पहले उसे भी बहुत तेज कोल्ड हो गया था, इसलिए ये 3 टाइप के टॉनिक्स उसके लिए हैं। मौसम खराब है और उसका मेडिसिन टाइम मिस हो गया है। मुझे डर है कहीं उसे फिर से कोल्ड ना हो जाए, इसलिए मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। अगर पॉसिबल हो तो मैं उनके साथ जाकर बच्चे को मेडिसिन दे दूँ। बारिश होने वाली है। क्या सच में बारिश में पूरा रास्ता हंटिंग लॉज तक जाना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि आप बच्चे के पास ना होने की वजह से एंग्शियस हैं, पर इतना ज़्यादा? हाँ, बिल्कुल। इसके बदले प्लीज़ मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं हिज मैजेस्टी के गेस्ट को अकेला जाने देने की हिम्मत नहीं करता। जल्दी किसी से कैरेज तैयार करवाओ। जी हाँ, जैसा आप कहें। एस्टेल ने कहा, अगर काउंट को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कैरेज के बजाय हॉर्स पर जाना प्रेफर करूंगी। इस फॉरेस्ट में मैंने काफ़ी टाइम से हॉर्स राइड नहीं की है। क्लाउस थोड़ी देर रुका, फिर मान गया। हाँ ठीक है, जैसा आप चाहें। वैसे भी मुझे हॉर्स राइडिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। बहुत जल्दी दोनों बारिश में घोड़ों पर निकल पड़े। बाहर बारिश और तेज़ होती जा रही थी। लिंडन ने कहा, माफ़ कीजिए योर मैजेस्टी, बारिश बहुत तेज़ है, राइड करना मुश्किल हो रहा है। ओ डियर, ये काफ़ी मुश्किल हो गया है। बच्चे को बेर दिखाना तो दूर की बात, मैं उसे सूरज डूबने से पहले वापस भी नहीं ला पाऊंगा। काइजीन को एस्टेल के शब्द याद आए। अगर इस सफ़र के दौरान आप मुझे लेकर कोई चिंता या फीलिंग रखें तो ज़रूरत नहीं है। अब योर मैजेस्टी के लिए मेरे मन में ना कोई फीलिंग्स है ना रिजेंटमेंट। उसने कहा, मैं जानता हूँ, तुम जा सकते हो। उसने हाथ से अपना फोरहेड रब किया। हर दिन कोई ना कोई बात होती है जिसमें मुझे उससे सॉरी फील होता है। साइड में देखा तो ज़ीर आसमान की तरफ देख रहा था। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बेर दिखाने का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। नहीं, कोई बात नहीं। सच में कोई बात नहीं, ज़ीर ने ब्राइट स्माइल के साथ काइजिन से कहा। इंस्टेड मैं तुम्हें यहीं एक बेर दिखाता हूँ। यहीं भी एक बेर है? ऑफकोर्स यहीं है, देखो ये रहा बेर। ज़ीर के सामने एक बहुत बड़ा बेर था। चेहरे पर स्कार वाला वो बेर बिल्कुल मोशनलेस पड़ा था, मुंह खुला हुआ। ज़ीर पसीने से भीग गया। क्या ये रियल बेर है? हाँ, क्या तुम पहली बार रियल बेर देख रहे हो? ज़ीर ने सर हिलाया और मन में सोचा, तो ये होता है रियल बेर। ये तो बहुत ठंडा और हार्ड है। योर मैजेस्टी, बेर मूव क्यों नहीं कर रहा? ऑफकोर्स मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये मर चुका है। ये सुनकर ज़ीर शॉक हो गया। बेर मर क्यों गया? ज़ीर के सवाल पर काइजिन फ्रीज हो गया। उसके फोरहेड पर पसीना आ गया। ज़ीर की चमकती आंखों के सामने वो बोल ही नहीं पाया। ये उसके पास्ट की एक फ्लीटिंग ग्लोरी थी। बेर को उसने खुद मारा था। काइजिन ने टॉपिक अवॉइड किया और जल्दी से बात बदली। यहाँ एक हंटिंग राइफल भी है जो मेरे ग्रैंडफादर यूज़ करते थे। सुना है ये ओल्ड स्टाइल फ्लिंट लॉक राइफल है। इसके अंदर के सारे प्राइमर्स निकाल दिए गए हैं, तो तुम इसे टॉय की तरह खेल सकते हो। ज़ीर अभी भी उदास था, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था।
नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ज़ीर के रोने जैसे चेहरे को देखकर काइजन समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे। जल्दी से बात संभालते हुए लिंडन ने कहा, योर मैजेस्टी, लॉज में हंटिंग डॉग्स भी हैं। हाँ, मैं तुम्हें डॉग्स दिखाता हूँ। पपीज़? लिंडन और काइजन ने एक दूसरे को देखा और सर हिला दिया। उसने ऑर्डर दिया, लिंडन जल्दी से एक पपी रीडिंग रूम में ले आओ। जी योर मैजेस्टी। एक डॉग ज़ीर के सामने लाया गया। उसने फ्रेंडली तरीके से ज़ीर को देखा, फिर उसके हाथ को स्निफ किया। फिर उसने अपना पॉ ज़ीर के हाथ पर रख दिया। ज़ीर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर संभलते ही डॉग ने ज़ीर के गोलू से गाल को लिक कर दिया। गुदगुदी हो रही है। काइजन ने पूछा, क्या बच्चे के लिए इसके साथ खेलना सेफ है? हाँ योर मैजेस्टी, ये सबसे जेंटल और वेल ट्रेन डॉग है। हॉलवे में आराम से भागकर खेल सकता है। रियली? हाँ, बच्चे के लिए कुछ टॉयज़ तैयार करो ताकि वो डॉग के साथ खेल सके। जी योर मैजेस्टी। थैंक यू योर मैजेस्टी। चलिए। काइजन और लिंडन ने बिना नज़र हटाए ज़ीर को देखा, फिर दोनों ने एक साथ रिलीफ की सांस ली। बाहर ज़ीर डॉग के साथ एक्साइटेडली खेल रहा था। हाया, कम ऑन, पकड़ के दिखाओ। डॉग उछलकर बॉल पकड़ लेता है। वाओ, तुम तो बहुत अच्छे हो। इसी दौरान बारिश उन पर आ पड़ी। रेन? पर मॉम ने कहा था मुझे डिनर से पहले वापस आना है। पर हिज मैजेस्टी द एम्परर बहुत नोबल पर्सन है। मॉम ने पहले भी कहा था कि मुझे हिज मैजेस्टी की बात सुननी चाहिए। ज़ीर सोच में खो गया। इसी बीच बॉल छीन ली गई। डॉग बॉल के पीछे भाग गया। चलो साथ में। ज़ीर को बाहर भागते देख सर्वेंट ने आवाज़ लगाई, यंग मास्टर। बाहर एस्टल अपने हॉर्स को तेज़ चलाते हुए आगे बढ़ रही थी। क्लाउस ने वरिड आवाज़ में कहा, लेडी एस्टल, बारिश बहुत तेज़ है, ये डेंजरस है, प्लीज़ धीरे चलिए। डैमिट, पता नहीं ये सच में नहीं सुन रही या जानबूझकर इग्नोर कर रही है। जितना मैं सोचता हूँ उतना ही ये सस्पिशियस लगता है। ये सिर्फ नॉर्मल वरी से ज़्यादा है। नहीं, शायद शुरू से ही सब कुछ सस्पिशियस था। और जब उस लड़की की अपीयरेंस फाइनली सामने आई, ड्यूक रेस्टिन मूव करने लगा। क्या ये सब पहले से कैलकुलेट किया गया था? अगर ऐसा है तो वो सस्पिशियस लड़की बच्चे को लेकर इतनी कंसर्न्ड क्यों है? मुझे पता लगाना ही होगा। अगर हिज मैजेस्टी जैसा आयरन विल्ड आदमी सिर्फ उन दोनों के साथ अलग बिहेव करता है तो मुझे। अचानक एस्टिन रुक गई। लेडी एस्टल, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिजी लग रहा है। क्या आप ठीक हैं? थोड़ी देर रेस्ट करना चाहेंगी? नहीं, लॉज पर जाकर रेस्ट करना बेटर होगा। हाँ, मैं समझ गया, चलिए। एस्टल थकी हुई सी पीछे चलने लगी। बहुत देर हो चुकी है, मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होने का टाइम निकल चुका है। सीन लॉज में शिफ्ट होता है। काइजन ने पूछा, ये सब कैसे हो गया? ज़ीर पूरी तरह से भीगा हुआ डॉग के पास सर झुकाए खड़ा था। मैं डॉग के साथ खेल रहा था, पर बिना छत वाली जगह पर। काइजन ने बेचैन सी सांस ली और मुड़कर पूछा, क्या यहाँ चिल्ड्रन के कपड़े हैं? नहीं ओ मैजेस्टी, पहले के एम्परर्स कभी बच्चों को यहाँ नहीं लाते थे। फिर हमें कपड़े सूखने का वेट करना पड़ेगा। ज़ीर फायरप्लेस के पास चला गया। दोनों पास पास बैठ गए एक दूसरे के सहारे। ओह योर मैजेस्टी, मैं इसे ले जाकर कपड़े सुखा देता हूँ। नहीं, यहीं रहने दो, टावल ले आओ। उसके बाद उसने ज़ीर को सुखाया। अच्छी तरह से नहीं सुखाओगे तो कोल्ड लग जाएगा, तुम्हें भी और इस डॉग को भी। ज़ीर को डॉग सुखाते देखकर वो स्टन हो गया। मैं तुम्हें सुखा देता हूँ। उसने मन में सोचा, मैं हमेशा इस बच्चे के बारे में ही क्यों सोचता रहता हूँ। ये बच्चा बिल्कुल एस्टल जैसा है। उसी वक्त ज़ीर की आई कलर बदलने लगी। इसी के साथ लॉज का दरवाज़ा खुला और सब लोग उन्हें ग्रीट करने के लिए भाग आए। मिस्टर सेक्रेटरी, सडन इंट्रूजन के लिए सॉरी, क्या हिज मैजेस्टी और ज़ीर अंदर हैं? हाँ हैं। सर्वेंट्स उन्हें सुखाने के लिए जमा हो गए। एस्टल वरिड थी। 30 मिनट्स, काश मैं सिर्फ 30 मिनट्स पीछे जा सकती। क्लाउस ने आवाज़ लगाई, योर मैजेस्टी, मैं अंदर आ रहा हूँ। दरवाज़ा खुला और एस्टल ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। देखने की हिम्मत नहीं हुई। काइजन ने सरप्राइज में कहा, बेलियन। वो अचानक खड़ा हुआ और एस्टल की तरफ चल दिया। एस्टल ने नज़र झुका ली। घबराकर सोचा, मैं चाहती थी ऐसा ना हो, पर फिर भी सब सामने आ गया। अचानक उसने अपना क्लोक उस पर डाल दिया। एस्टल ने हैरानी से आंखें खोलकर ऊपर देखा। काइजन ने मुड़कर पूछा, ये सब कैसे हुआ? वो डॉग के साथ खेल रहा था और बारिश में भीग गया। फायरप्लेस के पास बैठकर सूख रहा था और शायद सो गया, शायद आग की गर्मी की वजह से। एस्टल चुपचाप ऑब्जर्व कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। योर मैजेस्टी, क्या मैं बच्चे को उसके रूम में ले जाकर सुला दूं? ऑफ कोर्स, आप भी जाकर खुद को वार्म कर लीजिए। आप कांप रही हैं। मैं ठीक हूँ। वेल देन, मैं चलती हूँ। तुरंत उसने ज़ीर को उठाकर रूम में ले गई। रूम के अंदर ज़ीर ने आंखें मलते हुए कहा, मम्मी? मम्मी यहीं है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। काइजन के रिएक्शन से लगता है तुम्हारी आंखों का कलर बदलने से पहले ही तुम सो गए थे। अच्छा हुआ, ज्यादा देर नहीं हुई, तुम्हारी आइडेंटिटी डिस्कवर नहीं हुई। बाहर काइजन ने कहा, तो वो इतनी दूर सिर्फ बच्चे को देखने के लिए आई थी?
क्या बच्चा किसी सीरियस इलनेस से सफ़र कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है, मुझे भी श्योर नहीं है। उसने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। ये हिज मैजेस्टी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये बिल्कुल भी हिज मैजेस्टी के नेचर जैसा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले लेडी एस्टेल काफ़ी पैनिक में लग रही थीं, जैसे टाइम ख़त्म हो गया हो। पहले उसने कहा था, मैं क्या करूं? जैसे मैंने पहले बताया था, बच्चे को थोड़े दिन पहले कोल्ड हुआ था, इसलिए उसे टाइम पर मेडिसिन लेनी होती है। कल्प्रिट को ट्रैक करते वक्त उसने एक अजीब सी अर्ब भी यूज़ की थी। एक नॉर्मल लेडी को यह मेथड कैसे पता हो सकता है? वैसे भी वो मेडिसिन्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करती है। एक बार मुझे खुद चेक कर लेना चाहिए। या मैजेस्टी, लेडी एस्टेल आ गई हैं। एस्टेल ने नया आउटफिट पहना हुआ था। दोनों आदमी उसकी डैज़लिंग अपीयरेंस देखकर स्टन हो गए। क्लाउस की आंखें चमक उठीं जब वो दौड़कर बोला, लेडी एस्टेल। उसने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा यही लॉज में एक ही ड्रेस थी। बिना बताए बच्चे को यहाँ लाने के लिए मुझे माफ़ कीजिए। मैं अभी उसे वापस ले जाने वाली थी, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी इसलिए पोस्टपोन कर दिया। कोई बात नहीं योर मैजेस्टी। वैसे भी वो कैसल में बोर हो रहा था। मैंने सुना आप बच्चे को मेडिसिन देने आए थे। क्या वो ज़्यादा बीमार है? ओ नहीं, उन्होंने गलत समझ लिया। कोई स्पेशल इलनेस नहीं है, लेकिन मेरी मटर्नल ग्रैंडफादर ने कहा था कि मेरी मदर की साइड कभी-कभी ऐसे कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, बिल्कुल मेरी मदर की तरह। उसने नोट किया, ये सोचते हुए कि एस्टेल की मदर चाइल्ड बर्थ के टाइम मर गई थीं। योर मैजेस्टी, डेंस कासल से अभी कॉन्टैक्ट आया है। हाँ, डेंस कासल? काइजन ने पूछा। क्या हुआ? मैंने अभी सुना। उन्होंने कहा कि मार्कस कार्लनबर्ग बीमार हैं। क्या? वो कुछ दिन पहले बीमार पड़े थे, लेकिन कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई और उन्हें हेडेक्स और डिजीनेस भी हो रही है। एस्टेल की आंखों में आंसू आ गए। ग्रैंडफादर, उसके आंसू फ्रीली गिरने लगे। ये मेरी गलती है। वैसे भी उनकी हेल्थ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहती और मेरी वजह से उन्हें फॉरेन लैंड में स्ट्रगल करना पड़ा। काइजन और क्लाउस ने भी उसे ऐसे देखकर अपना सिर झुका लिया। एस्टेल अंदर ही अंदर खुश थी। क्या रिलीफ है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। इस उम्र में भी मेरे ग्रैंडफादर काफ़ी हेल्दी हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी बीमार नहीं हैं। वो मुझ जैसी यंग पर्सन से भी ज़्यादा एनर्जेटिक है, बिल्कुल पुराने ज़माने के वॉर हीरो जैसे। लेकिन अपने लास्ट लेटर में उन्होंने लिखा था कि उन्हें क्रॉनिक हेडेक्स की टेंशन है। अगर उन्होंने ये लिखा है तो मुझे लगता है उनका कोई प्लान होगा। शायद उन्होंने इलनेस फेक की और मेरा गैस सही था। आंसू भरी आवाज़ में उसने कहा, योर मैजेस्टी, क्या मैं एक फेवर मांग सकती हूँ? बिल्कुल, बोलो। अगर योर मैजेस्टी अलाउ करें तो क्या मैं जियो को पहले डेंस कासल ले जा सकती हूँ? यही प्लान है। पहले मैं ग्रैंडफादर से मिलने का बहाना करके जियो को काइजन की नज़रों से दूर ले जाऊंगी। जब हम डेंस कासल पहुंच जाएंगे तो ग्रैंडफादर की पुअर हेल्थ का रीज़न देकर मैं लेटर लिखूंगी जिसमें अपने यंग नेफ्यू के साथ जल्दी घर लौटने की परमिशन मांगूंगी। आखिर मैं एस्कॉर्ट तो मुझे काइजन को कैपिटल तक करना है। एक यंग बच्चे और बीमार ओल्ड मैन को साथ लाने का कोई रीज़न नहीं है। उसने आगे कहा, मैं खुद ग्रैंडफादर के पास रहकर उनकी केयर करना चाहती हूँ। अगर वो जियो को देखेंगे तो शायद थोड़ा बेटर फील करें। ग्लो ने फ्राउन करते हुए कहा, सच में मना करने का कोई रीज़न नहीं है। अब मेरी सस्पिशंस क्लियर करने का टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम साथ ही जाएंगे। हम वहाँ 3 या 4 दिन में पहुँच जाएंगे। नहीं योर मैजेस्टी, मैं अपनी वजह से आपको ट्रबल नहीं देना चाहती। बस ऑर्डर दीजिए, मैं बच्चे को ले जाऊंगी। हम साथ चलेंगे। मैं आपको और बच्चे को अकेले नहीं जाने दे सकता। उसने मन ही मन सोचा, मेन्स कासल में रुकने का कोई रीज़न नहीं है। पहले बारिश का बहाना चल सकता था, लेकिन जो काइजन मैं जानती हूँ वो सिर्फ बारिश की वजह से स्केड्यूल पोस्टपोन नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है उसका कोई और इम्पॉर्टेंट इंटेंशन है। लेकिन किसी भी तरह अब मैं इससे ज़्यादा रो नहीं सकती। कोई बात नहीं, अगर हम सिर्फ डेंस कासल ही जा रहे हैं तो ये दोनों को घर एस्कॉर्ट करने जैसा ही होगा। मुझे बस 4 दिन ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, सिर्फ 4 दिन। यस योर मैजेस्टी, थैंक यू। जाते वक्त जियो डॉग को चिपकाकर पकड़े था। जियो, अब पपी को छोड़ दो, ये इसका होम है। जियो ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मैं क्या करूं? वो यूजुअली इतना स्टबर्न बच्चा नहीं होता। काइजन पास आया और पूछा, क्या बात है? अगर तुम चाहो तो डॉग ले जा सकते हो। इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। जियो खुशी से डॉग को गले लगा लिया। एस्टेल सरप्राइज में बोली, योर मैजेस्टी, आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू। लेकिन वो अभी छोटा है, तो अगर गलती से भी, तो मुझे डर है कहीं वो डॉग को ठीक से ट्रीट ना करे, फिर दोनों ही डेंजर में हो सकते हैं। मैं उसे देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। बच्चा डॉग को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। ये बहुत वेल ट्रेन्ड डॉग है, इसलिए किसी भी सिचुएशन में डेंजर नहीं होगा। बस मुझे आप दोनों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, इसलिए।
उम्मीद है आप इसे अपॉलॉजी के रूप में एक्सेप्ट करेंगी, वरना मैं बच्चे को मनाने की कोशिश करूंगा। उसने थोड़ी देर कंफ्यूज होकर देखा, फिर कहा, नहीं योर मैजेस्टी, इस केस में मैं इसे ग्रेटफुल हार्ट के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, किसी चीज़ की चिंता मत करो और इसका अच्छे से ख्याल रखना। यस योर मैजेस्टी। यस थैंक यू योर मैजेस्टी। आज से तुम्हारा नाम ब्लिन होगा। ब्लिन? ये नाम क्यों रखा? क्योंकि इसका फर पैनकेक के कलर जैसा है। वैसे भी ईस्ट में पैनकेक को ब्लिन कहते हैं। मैं मोमेंटरली सबसे इम्पॉर्टेंट बात भूल ही गई। एक प्रॉब्लम है जो इमीडिएटली सॉल्व करनी होगी। आई कलर चेंज करने वाली मेडिसिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। जर्नी मेरी सोच से ज़्यादा लंबी है और मेरे पास और मेडिसिन बनाने का टाइम नहीं है। किसी भी हाल में अगर इस बार इन पर इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले और मेडिसिन नहीं बनी तो ये बहुत डेंजरस है। बहुत जल्दी सब लोग इन पहुंच गए। क्लाउड उसे चुपचाप गहरी सोच में देख रहा था। अस्टेल जिया को रूम में ले गई। वो काफ़ी एक्साइटेड था। मॉम देखो, मुझे विलेज दिख रहा है। जिया, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अस्टेल ने विंडो से देखा। एक छोटा सा सुनसान विलेज। अस्टेल ने भौहें सिकोड़ लीं। ये विलेज एक डिजीज से इन्फेक्टेड निकला, द सॉसेप्स इनेस डिजीज। इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एंडेमिक डिजीज, जो बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। इसकी पहचान मुरझाए हुए मर्टल ट्रीज से होती है। हाँ, ये मर्टल फ्लावर्स ही हैं। एम्परर प्लेग इन्फेक्टेड जगह पर क्यों रुकेंगे? क्या किसी को कुछ नहीं पता अभी तक? अगर नहीं तो तभी एक सर्वेंट अंदर आया। ग्रीटिंग्स माय लेडी, मैं ये बताने आया हूँ कि आपका बाथ रेडी है। क्या आप अभी बात लेंगे? नहीं मैम, मुझे कुछ पूछना था। अचानक वो रुक गई। कुछ नहीं, मैं अभी रेडी होती हूँ। जिया, चलो बाथ लेते हैं। सॉरी, ये जगह काफ़ी पुरानी है। बाथरूम इधर है, उसके पास ही चेंजिंग रूम है। चेंज करने के बाद कपड़े बास्केट में रख देना, हम उन्हें वॉश कर देंगे। यस थैंक यू मैम। रूम के अंदर एस्टेल मुड़कर कहने लगी, जिया जरा इधर आना। जिया खुशी से मान गया। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आए। औरत हैरान हो गई, ये टेडी बेयर अचानक कहाँ से आ गया? एक्सक्यूज मी माय लेडी, पर अगर आप इसे बाथरूम में ले गईं तो टेडी बेयर भीग जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये सुनकर अस्टेल थोड़ी स्टार्टल्ड हुई, फिर मुड़कर बोली, हाँ, शायद कोई ऑप्शन नहीं। फिर हम लेवीन आपको दे देते हैं। मैम प्लीज़ लेवीन का ख्याल रखिएगा। हो हाँ यंग मास्टर, मैं इस टेडी बेयर को रूम में सेफली रख दूंगी। चलो अब अंदर चलते हैं। यस। औरत के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। उसके हाथ बार बार टेडी बेयर को दबाकर चेक कर रहे थे। कुछ नहीं। मुझे लगा था इसमें कुछ छुपा होगा। उसने पूरा रूम छान मारा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। उसने बॉक्स जोर से पटक दिया। डैम इट। उसके बाद वो एक आदमी के पास गई। मैंने जैसे आपने ऑर्डर दिया था सब चेक कर लिया, लेकिन कुछ भी स्पेशल नहीं मिला। मेडिसिन बॉक्स में भी नहीं। यस, अंदर सिर्फ नॉर्मल रिजर्व मेडिसिन्स थी, कोई ऐसी ड्रग नहीं जो किसी को हार्म या डेंजर में डालें। समझ गया, तुम जा सकती हो। मैंने कहा था अगर कुछ सस्पिशियस मिले तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ये सब मेहनत बेकार गई। उस औरत को याद आया, सर्वेंट का डिस्गाइज लो और उसके रूम की तलाशी लो। क्या? मैं क्यों? क्योंकि इस विलेज में सिर्फ तुम ही एक फार्मासिस्ट हो। अब मुझे समझ आ रहा है, यहाँ कुछ काफ़ी यूनिक मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स हैं। वैसे भी ये पॉइजनस नहीं लग रहे, तो शायद ठीक ही होगा। उसी वक्त बाथरूम में एस्टेल ने अपने बालों में छिपी हुई मेडिसिन की वायल निकाली। बच गई। जब मैं उस सर्वेंट के पास गई थी तब मुझे फेमिलियर हर्ब्स की स्मेल आ गई थी। उसकी फिंगरटिप्स डार्क ग्रीन से स्टेन्ड थीं। ये सब एक कैसल सर्वेंट के मेचर जैसा नहीं था, बल्कि किसी ऐसे इंसान जैसा था जो रोज़ हर्ब्स के साथ काम करता हो। अगर वो फार्मासिस्ट है तो प्लेग के बारे में जो सस्पिशन है वो भी क्लियर हो जाता है। वैसे इनेज मलेरिया जानलेवा हो सकती है, लेकिन अगर टाइम पर मेडिसिन मिल जाए तो ये ईजिली ट्रीटेबल डिजीज़ है। जब विलेज में फार्मासिस्ट मौजूद है तो इतने बैकवर्ड विलेज में भी एपिडेमिक कैसे फैल सकती है? और इस वक्त मुझे एक फार्मासिस्ट तक कौन पहुंचा सकता है? हाँ, कितना ऑब्वियस ट्रिक है। मुझे गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। ज़ियर, जब तुम नहा रहे हो मैं तुम्हारी आंखों में आई ड्रॉप्स डाल दूं, ठीक है? हाँ। इतना कहकर उसने ज़ियर की आंखों में ड्रॉप्स डाल दिए। गुड बॉय। मेरा बेटा कितने अच्छे से पेन इंड्योर कर लेता है। मॉम, अगर मैं आई ड्रॉप्स यूज़ ना करूं तो क्या मेरी आंखें फिर से लाल हो जाएंगी? हाँ, पर तुम किसी को बता नहीं सकते, समझे? मैं किसी को क्यों नहीं बता सकता? क्या रेड आइज अच्छी नहीं होती? ज़ियर का सवाल सुनकर एस्टेल फ्रीज हो गई। क्या? हिज मैजेस्टी द एम्परर की भी आंखें रेड हैं, फिर मैं रेड आइज क्यों नहीं रख सकता? एक पल के लिए एस्टेल के पास कोई जवाब नहीं था। ये
उसने पहले कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा था। काइज़ेन से मिलना उसे अफेक्ट कर गया है। ज़ियर उदास होकर सर झुका लेता है। मुझे जानना अलाउड नहीं है, एस्टेल ने धीमी आवाज़ में कहा। ज़ियर, क्या तुम्हें वो स्टोरी याद है जो मैंने तुम्हें फार्मर और मैजिक ज्वेल वाली सुनाई थी? हाँ, फार्मर को जो ज्वेल मिला था वो बहुत ही प्रेशियस था, इसलिए अगर दूसरे लोगों को पता चल जाता तो वो गायब हो जाता। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो इतना स्पेशल और प्रेशियस था, इसलिए उसे बहुत केयरफुली छुपा कर रखना पड़ता था। तुम्हारी आंखें भी वैसी ही हैं, बहुत स्पेशल और प्रेशियस, इसलिए तुम्हें उन्हें किसी को दिखाना या बताना नहीं चाहिए। तो क्या हिज मैजेस्टी द एम्परर ठीक रहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हिज मैजेस्टी बहुत स्ट्रांग हैं और उनका स्टेटस भी हाई है। लेकिन हम ऑर्डिनरी लोग हैं, बिल्कुल फेरी टेल के फार्मर जैसे, इसलिए हमें छुपाकर ही रखना पड़ता है। समझ गया। इसलिए अपनी आंखों के बारे में किसी को नहीं बताना, समझे? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मेरा गुड बॉय। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन मैं तुम्हें सच बताऊंगी, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे और सब कुछ समझ पाओगे। जब वो सोप उठाने लगी तो उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़े रेड रैशेस पर टिक गई। रुको, क्या ये दूसरी जगह? तुम कह रहे हो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है? हाँ, बिल्कुल। हमने कंफर्म कर लिया है कि एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसे इनेज मलेरिया कहते हैं, करंट रूट पर स्प्रेड हो रही है। किसी भी हाल में हमें शायद डिटूअर लेना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो और कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हमें साउथ की तरफ वापस मुड़ना पड़ेगा, इसलिए और 3 दिन लग जाएंगे। कोई और ऑप्शन नहीं है? इन्फेक्टेड लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। मेडिसिन की कमी की वजह से विलेज को फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है। नो ट्रीटमेंट, नो काउंटर मेजर्स, बस ऐसे ही उन्हें बंद कर दिया। तुरंत सोल्जर्स और फाइनेंशियल एड भेजो, ताकि विलेज और इन्फेक्टेड लोगों का ख्याल रखा जा सके। अगर ज़रूरत हो तो नेबरिंग रीजन से डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट भेजो। यस योर मैजेस्टी। जितना ज़्यादा मैं गिरती हुई सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही ज़्यादा रॉटन जगहें सामने आती जा रही हैं। दशकों से इस कंट्री को एक भी वाइज रूलर नहीं मिला। पिछले एम्परर सिर्फ पावर और टेरिटरी एक्सपेंशन के पीछे लगे रहे, और लेट एम्परर सिर्फ ड्यूक लेस्टन और हाई नोबल्स का पपेट था। इसलिए मुझे उनसे अलग बनना होगा। मुझे इस कंट्री को अच्छे से रूल करना होगा, ताकि ये टेरिबल सिचुएशन नॉर्मल बात ना बन जाए, ताकि और किसी को सैक्रिफाइस न करना पड़े। इसलिए मुझे उनसे अलग बनना ही होगा। इसके बाद काइज़ेन एस्टेल के रूम की तरफ गया। जब वो अभी नॉक करने में हिचकिचा ही रहा था, तब एस्टेल ने खुद ही डोर खोलकर बाहर आ गई। वो सरप्राइज में बोली, योर मैजेस्टी। एस्टेल पीछे हट गई। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी क्लियर नहीं है अभी। कोई बात नहीं, क्या हुआ? यस योर मैजेस्टी, लगता है मैं मलेरिया से इन्फेक्टेड हो गई हूँ। काइज़ेन ने घबराकर उसे पकड़ लिया। कितना सीरियस है? नहीं, मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखा लिया। उसका हाथ कांप गया जब वो खुद को ब्लेम करने लगा। इसमें क्या फ़र्क है? जो इंसान बिल्कुल मेरे पास था, मैं वही कुछ गलत है ये भी नोटिस नहीं कर पाया। एस्टेल ने ज़ोर से कहा, योर मैजेस्टी, प्लीज़ काम डाउन। मैं इनेज मलेरिया से इन्फेक्टेड नहीं हूँ। वो रिलैक्स हुआ और पूछा, क्या? हाँ, ये सिर्फ कॉमन मलेरिया है। फार्मासिस्ट की बात याद करते हुए, इनेज मलेरिया में शुरू से ही ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, जो लेडी एस्टेल के सिम्टम्स से बिल्कुल अलग है। कॉमन मलेरिया फीवर ब्रेक होने से पहले कंटेजियस नहीं होती, इसलिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेडिसिन लो और कुछ दिन रेस्ट करो, फिर वो रिकवर हो जाएगी। पहले मैनेजर को इन्फॉर्म करो और किसी सर्वेंट को यहाँ भेजो पेशेंट का ख्याल रखने के लिए। और उनका बेडरूम मेन बिल्डिंग के ज़्यादा कंफर्टेबल रूम में शिफ्ट करो। प्लीज़ मेरा बेडरूम मूव मत कीजिए, मुझे ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए। काइज़ेन ने मुड़कर पूछा, क्या? ये एब्सर्ड है, तुम ऐसा नहीं कह सकती। तुम्हें रूम भी चेंज करना होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना होगा। तुम मना क्यों कर रही हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं लेडी एस्टेल, चाहे कॉमन मलेरिया ही क्यों ना हो, अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो कंडीशन वर्स हो सकती है। प्लीज़ दोबारा सोचिए। तो दोस्तों, ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।